यानी आज की क्लास में बेटा मैं आपको फ्लेमिंगो बुक में जितने भी प्रोज हैं, भले ही वो लास्ट लेसन हो, लॉ स्प्रिंग पार्ट 1 पार्ट 2 हो, इंडिगो हो, डीप वाटर हो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, गोइंग प्लेसेस, इंटरव्यू का पार्ट 1 पार्ट 2, ये सारे के सारे टॉपिक्स की वजह समराइजेशंस जो हैं कराने वाली हूँ। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि आप अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके रखिए, संभाल के रखिए और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी बात आप करते हैं, किसी से भी बोलते हैं, उसको आप सही तरीके से करें और फ्रेंच लैंग्वेज में ही करें। ये चैप्टर जो है बच्चे ये लिखा है विलियम डगलस ने और इनकी किताब थी बच्चे ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी, जिसके अंदर बच्चे उन्होंने अपना फियर ऑफ वाटर, एवर्जन ऑफ वाटर को हाईलाइट किया है, बताया है कि कैसे पानी का डर उनके मन में पैदा हुआ था। ड्रीम्स वर हॉर्सेस, देन बेगर्स वुड बी राइडर्स। बच्चे अगर सपने जो है हमारे तबड़क तबड़क घोड़े होते तो बच्चे हमारे बेगर्स भी राइडर्स होते। यही हमारे सोफे की कहानी थी। तो मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने तांडव बैच के इस लेक्चर में। भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के लास्ट लेक्चर में कवर करी थी पोएट्रीज और मैंने बोला था कि भैया मैं आप लोगों को विद इन 45 मिनट सारी की सारी पोएट्रीज कवर करा दूंगी। तो भाई आज का जो सेशन है वो सारे के सारे फ्लेमिंगो के प्रोज का सेशन होने वाला है। यानी आज की क्लास में बेटा मैं आपको फ्लेमिंगो बुक में जितने भी प्रोज हैं, भले ही वो लास्ट लेसन हो, लॉ स्प्रिंग पार्ट 1 पार्ट 2 हो, इंडिगो हो, डीप वाटर हो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, गोइंग प्लेसेस, इंटरव्यू का पार्ट 1 पार्ट 2, ये सारे के सारे टॉपिक्स की बच्चे समराइजेशंस जो हैं कराने वाली हूँ। अब आप लोगों को बच्चे लॉन्ग वीडियोस चाहिए तो वो भी आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। मेरे ही द्वारा लिए गए बच्चे वो कुछ लेक्चर्स थे जिसके अंदर हमने इन डिटेल बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है और आज जो बेटा मैं आपको लेक्चर कराने वाली हूँ वो इन शॉर्ट लेक्चर होने वाला है। इन शॉर्ट लेक्चर आने का मतलब बच्चे ये हो गया कि इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हम एट अ ग्लांस देखने वाले हैं। ज़रा एसी चला लूँ, थोड़ी गर्मी लगती है भैया, पढ़ाना भी तो है ना। चलिए तो आज के टॉपिक में बच्चे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, उनको मैं आपको एट अ ग्लांस कराने वाली हूँ। यानी एक ही बारी में बेटा कोशिश ये रहेगी कि अगले आधे पौने 45-50 मिनट्स के अंदर हम पूरे के पूरे लिटरेचर के जितने भी फ्लेमिंगो चैप्टर्स हैं उन सबको डिस्कस कर ले, सबकी कहानी मैं आपको बता दूँ। तो भैया बिना किसी देरी के, टाइम वेस्ट किए, आइए शुरू करते हैं बच्चों हम लोग हमारे आज की क्लास का पहला चैप्टर। तो भैया पहला चैप्टर जो है वो चैप्टर के राइटर का नाम है बच्चों अल्फोंस डॉडे और ये चैप्टर लिखा गया है बच्चे हमारे टाउन्स ऑफ एल्सेस एंड लरेन के बारे में, जहां बच्चे बहुत प्रेशर था क्योंकि फ्रांस जो है बच्चे वो वॉर हार गया था अगेंस्ट प्रशिया। एज ए रिजल्ट ये जो दो टाउन थे एल्सेस एंड लरेन, ये दोनों के दोनों जो थे बच्चे दे वर नाउ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द जर्मन्स। अब हमारी स्टोरी में बच्चे एक छोटा बच्चा है फ्रांस, उस दिन वो स्कूल जाने से बहुत ज़्यादा घबरा रहा था बेटा क्योंकि वो ऑलरेडी लेट था और उस दिन बच्चे उनके स्कूल में एक टेस्ट होने वाला था जो कि था बच्चे पार्टिसिपल्स के ऊपर। और फ्रांस को बच्चे पार्टिसिपल्स, उसको इस चीज़ का डर था कि पहली बात तो मैं वैसे ही लेट हूँ, दूसरा ही वॉज स्केयर्ड कि मैं कुछ पढ़ के नहीं जा रहा हूँ, तो ही वॉज वेरी स्केयर्ड कि यार आज मैं स्कूल गया तो मुझे पक्का बहुत डांट पड़ने वाली है। लेकिन जैसे तैसे करते बच्चे उसने अपना मन बनाया और उसने सोचा कि चला स्कूल चला ही जाता हूं। अब एक सवाल आता है बेटा पेपर के अंदर कि उसके लिए ऐसी क्या क्या चीजें थी, थैंक यू, जो उसको लगती थी कि यार बहुत ज्यादा इंजॉयबल है उसके लिए और उन चीजों को अगर वो इंजॉय करेगा तो वो जो है स्कूल नहीं जाएगा। उसके हिसाब से बच्चे दिन बहुत ही वार्म और बहुत ही ब्राइट था और वो बहुत एंजॉय कर रहा था बच्चे सोल्जर्स की प्रेजेंस जो वहाँ पर ड्रिल करके वापस आ रहे थे और वो बर्ड्स जो बच्चे बर्ड्स चर्प कर रहे थे, ये सब उसके लिए ज़्यादा एंजॉयबल था एज़ कम्पेयर्ड कि वो उस दिन स्कूल जाए और टीचर की डांट खाए। लेकिन फिर भी बेटा उसने अपना मन बनाया और सोचा कि चलो आज एक बार स्कूल जाकर तो देखते हैं। कहीं ना कहीं उसका मन जो था बच्चे वो उसको स्कूल जाने के लिए ऐसे ज़बरदस्ती कर रहा था। जैसे तैसे करते बच्चे ही रजिस्टर्ड हिमसेल्फ, रजिस्टर्ड नॉट रजिस्टर्ड, ही रजिस्टेड, ही रेजिस्टेड हिमसेल्फ बच्चे, उसने जैसे जैसे करके अपना मन बनाया और स्कूल की तरफ बेटा वो बढ़ गया। रास्ते में पड़ता था बेटा नोटिस बोर्ड और नोटिस बोर्ड जो था बच्चे हमेशा से एक जगह रही है बैड न्यूज़ के लिए, भले ही वो कोई कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर हो या और कोई भी ज़रूरी बात, वो सारी की सारी बातें बेटा अक्सर स्कूल न्यूज़ इनके नोटिस बोर्ड पर ही आती थी। अब क्योंकि बच्चे उस दिन फ्रांस बहुत जल्दी में था तो वो अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर रुका नहीं और मुंह आगे निकल गया। लेकिन वहां पर एक ब्लैकस्मिथ वॉचर खड़ा था जिसने फ्रांस को रोककर बोला कि व्हाई आर यू गोइंग सो फास्ट बब, देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम पहुंच जाओगे स्कूल, अभी बहुत समय है, आराम से जाओ। फ्रांस को लगा कि यार ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, टॉन्ट तो नहीं मार रहे। लेकिन क्योंकि बच्चे फ्रांस ऑलरेडी लेट हो रहा था तो वहां रुका नहीं और आगे की तरफ निकल गया।
जैसे ही बेटा फ्रांस स्कूल पहुंचा उसने रियलाइज किया कि ओ आज तो स्कूल के अंदर कोई कमोशन ही नहीं है, जैसे जनरल साउंड होती है। स्कूल जो था वो बिल्कुल शांत जैसे संडे मॉर्निंग है, कोई रेगुलर रैपिंग ऑफ बच्चे, रूलर नहीं था टीचर के डेस्क के ऊपर, कोई बच्चे बोल नहीं रहे थे, कोई लर्निंग ऑफ लेसन नहीं हो रहा था, क्लास में एकदम ईरी साइलेंस था। अब उसको लगा था कि यार मैं तो क्लास में शोर के बहाने घुस जाऊंगा, लेकिन इतनी शांति देखकर बेटा वो क्लास में घुस नहीं पाया। अब बेचारा क्या करे। जब बच्चे फ्रांस स्कूल में एंटर किया, उसने क्लास में एंटर किया, तब उसने नोटिस किया बेटा जैसे तैसे घुस कर कि मिस्टर एमएमएल ने बोला आ जाओ हम तुम्हारे बिना ही क्लास को स्टार्ट करने वाले थे। तो फ्रांस जैसे ही अपनी सीट पर जाकर बैठता है वो नोटिस करता है कि मिस्टर एम हैमल ने अपने बेस्ट कपड़े पहने हुए हैं और एल्डर्स जो है बच्चे सीट के लास्ट सीट्स पर बैठे हुए हैं। उसके लिए बड़ी अजीब बात थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जब उसने पता लगा, उसने जब बात करी तब उसे पता लगा कि भैया आज उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है, क्योंकि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि अब से स्कूल में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। अब भैया ये खबर तो फ्रांस के लिए थंडर क्लैप जैसी थी और अचानक से बच्चे उसको रिग्रेट होने लगा कि उसने फ्रेंच लैंग्वेज समय रहते लर्न क्यों नहीं करी। फिर जब मिस्टर एम हैमल ने बच्चों सब बच्चों को बोला कि अब तुम्हारी बारी है, तुम लोग कुछ फ्रेंच लैंग्वेज में बोलो, तो फ्रांस बच्चे फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं बोल पाता, फंबल करके ऐसे सर नीचे करके खड़ा हो जाता है। जिस बात पे मिस्टर एम हैमल ब्लेम करते हैं अपने आप को और उनके पेरेंट्स को, ये बोलकर कि सारी की सारी गलती हमारी है, हम लोगों ने चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट किया है और इसी प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से हम लोगों ने लैंग्वेज पर इतना ध्यान नहीं लिया, हमने इसे बहुत लाइटली लिया। और जब तुम्हारे से ये लैंग्वेज छिन जाएगी देन एवरीबडी विल हैव अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच देमसेल्व्स विद, तब उन लोगों को अपनी लैंग्वेज के बिना बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि आप अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके रखिए, संभाल के रखिए और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी बात आप करते हैं, किसी से भी बोलते हैं, उसको आप सही तरीके से करें और फ्रेंच लैंग्वेज में ही करें। मिस्टर एम हैमल अपने लेक्चर के दौरान बच्चे फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे ब्यूटीफुल और सबसे क्लियरेस्ट और द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज भी बोलते हैं एज अ रिगार्ड टू हिज ओन लैंग्वेज, और लोगों को बोला कि आप अपनी लैंग्वेज को किसी भी हालात में प्रोटेक्ट करके रखिए और लोगों को, बच्चों को और लोगों को बहुत डेडिकेशन के साथ सिखाया। और इवन फ्रांस भी कहता है कि यार उस दिन मिस्टर एम हैमल ने ऐसा पढ़ाया और शायद मैंने इतनी ध्यान से सुना कि उनकी एक एक बात जो है उस दिन मैं क्लास में समझ पा रहा था कि वो कहना क्या चाहते हैं। होता क्या है बच्चे, पूरा लेसन चलता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मिस्टर एम हैमल जो है वो लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। इवेंचुअली बच्चे होता क्या है, मिस्टर एम हैमल ने सब लोगों को कुछ लिखने का काम दिया था। जब फ्रांस जो है बच्चे उसने कुछ पिजन्स को कू करते हुए सुना अपनी क्लास के जो है छत के ऊपर, और उसने इस बात के ऊपर ये रिमार्क किया कि क्या जर्मन पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज में कूइंग करना सिखाएंगे, ऑब्वियसली नोइंग कि ये इम्पॉसिबल है। और ये बच्चे एक उसकी तरफ से कमेंट था ऑन पावर, ठीक है, ये उनका कमेंट था पावर के ऊपर कि आप बस कंट्रोल उसी इंसान को कर सकते हो जो आपको लगता है कि कंट्रोल करने लायक है, जिसपे आपको पता है कि आपका कंट्रोल नहीं चलेगा, उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक एक करके बच्चे फिर मिस्टर एम हैमल अपने क्लास की एक एक चीज़ को नोटिस कर रहे थे कि उतने में बच्चे एंजेलस बजता है, बेल बज जाती है और 12 बजते ही बच्चे लास्ट लेसन जो है वो खत्म हो जाता है। मिस्टर हैमल जो थे बच्चे वो इतने ओवरवेल्म्ड थे, वो इतने ओवरवेल्म्ड थे बच्चे, आप ऐसा कह सकते हैं कि मिस्टर एम हैमल जो थे वो कुछ बोल ही नहीं पाए और इसीलिए बेटा उन्होंने चौक लिया और विवा ले फ्रांस अपने बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिख दिया, विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। और इसी तरीके से बच्चे उन्होंने अपना लास्ट लेसन जो था वो डिसमिस कर दिया। अब ये जो सेशन बच्चे मैं आप लोगों का ले रही हूँ, इस सेशन के अंदर मेरा मेन पर्पस ये है कि जितने भी स्टोरीज आपके सिलेबस में है उनका एक शॉर्ट ग्रिस्प जो है, ग्रास्प जो है आपको मिल जाए, एक क्रिस्प ग्रास्प मिल जाए कि भैया एग्जैक्टली ये चैप्टर था क्या। नाउ इट इज 7 minutes 50 seconds एंड द फर्स्ट चैप्टर इज ओवर। अब इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग हमारे अगले चैप्टर के ऊपर। ये चैप्टर लिखा है बच्चे लॉ स्प्रिंग, अनीस जंग ने। इस चैप्टर में हम 2 कहानियों के बारे में बात करने वाले हैं। एक कहानी है बच्चे साहिब आलम नाम के एक रैग पिकर के बारे में जो ढाका से आया था अपनी फैमिली के साथ और दिल्ली के एक ईस्टर्न दिल्ली के एक पेरिफेरी पर रहता है जिसका नाम है बच्चे सीमापुरी। वहां पर ये और इसके और जैसे बहुत सारे बच्चे रैग पिकिंग करते हैं, कूड़ा उठाते हैं। और दूसरी स्टोरी होने वाली है बच्चे फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की, जहां पर एक बच्चा था मुकेश जो बहुत गरीब था, उसकी पूरी फैमिली और बेटा उसकी आगे की फैमिली और उसकी आगे की फैमिली, सारे के सारे लोग बच्चे जनरेशन फ्रॉम जनरेशन से बैंगल मेकिंग में लगे हुए थे। अभी बैंगल मेकिंग के दौरान बच्चे वो लोग बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करते थे जो अनीस जंग ने इस चैप्टर के थ्रू हमें हाईलाइट करी हैं। बंद हो जा, अब बंद हो जा, छोड़ो जो मैं तुम लोगों को अब कराने वाली हूँ। तो भैया पहला चैप्टर जो है वो अनीस जंग के बारे में है। अनीस जंग के ने जो साहिब आलम के बारे में लिखा है।
अनीस जंग बेटा एक लड़के से मिलती हैं जिसका नाम था साहिब आलम, जो पेरिफेरी ऑफ दिल्ली पे रहता था। नाम था बच्चे उस जगह का सीमापुरी, जहाँ पर ये बच्चा रहता था। ये बच्चे एक रैक पिकर था, कूड़ा उठाता था और अक्सर इसे देखा जाता था कि एक गार्बेज डम में कुछ ढूंढ रहा है, मनी ढूंढ रहा है, कुछ प्रीशियस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो एक दिन अनीस जंग ने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि भाई तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, जिस बात का बेटा उसने जवाब किया कि हमारे यहाँ पर कोई स्कूल ही नहीं है। और जब अनीस जंग ने उससे पूछा जोकिंगली कि अगर मैं तुम्हारे लिए स्कूल खोलूं तो क्या तुम कभी स्कूल में आओगे, जिस बात का जवाब बच्चे उसने अफर्मेटिव में दिया और बोला कि हाँ, अगर आप स्कूल खोलेंगे तो मैं जरूर आऊंगा। थोड़े दिन बाद बेटा वो बच्चा वापस से अनीस जंग के बाद आता है और उनसे पूछता है कि क्या आपका स्कूल रेडी है। जब उन्हें रियलाइज होता है कि वो तो मजे मजे में उन्होंने उसको एक फेक प्रॉमिस कर दिया, लेकिन इन जैसे बहुत सारे फेक प्रोमिसेस जो हैं इन बच्चों से किए जाते हैं, इनके परिवार से किए जाते हैं, जो फुलफिल नहीं किए जाते। अब अनीस जंग बच्चे साहिब आलम जैसे और बहुत सारे बच्चों से मिलती हैं, बाकी रैक पिकर बॉयज से मिलती हैं। ये सारे के सारे बच्चे जो थे ना बच्चे, ये सब बेयरफुट थे, इनमें से किसी के पास भी जूते चप्पल नहीं थे पहनने के लिए, जिनको बच्चे अनीस जंग एक आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज भी बोलती हैं, जो मॉर्निंग बर्ड्स जैसे आते हैं और दोपहर आते आते तक चले जाते हैं। एक बार अनीस जंग ने इन लोगों से पूछ लिया कि भाई तुम लोग इतने चप्पल के बिना क्यों रहते हो, जिस बात के ऊपर बच्चे अलग अलग बच्चों ने अलग अलग रीजंस दिए कि हम बिना चप्पलों के इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारी फैमिली बहुत पुअर है, क्योंकि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। किसी ने बोला कि मेरी मम्मी ले भी आएगी तो वो फेंक देगा, कोई बच्चा कहता है कि मेरी मम्मी तो शेल्फ से निकाल के नहीं लाई, कोई बच्चा सिर्फ अपनी इच्छा प्रकट करता है कि मेरा मन है जूते पहनने का लेकिन वो नहीं पहन पा रहा है। तो अलग अलग रीजंस जो है बच्चे ये लोग बच्चे देते हैं। इनमें से एक बच्चा कहता है कि भैया हमारा ना ट्रेडिशन है बेयरफुट रहने का, लेकिन अनीस जंग ये कहते हैं कि देखो मैं जानती हूं कि इसमें से कुछ ट्रेडिशन नहीं है बेयरफुट रहने का, ये सब परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी है, ये सब आपकी गरीबी है जिसकी वजह से आप इस तरीके से अपना जीवन काट रहे हैं। अब एक दिन अनीस जंग ने जाकर वैसे ही उस बच्चे का नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, और जब उन्होंने साहिब आलम का नाम जाना तो वो बहुत शॉक हो गई क्योंकि उसके बच्चे के नाम का मतलब था द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, साहिब आलम। लेकिन रियलिटी के अंदर बच्चे जो उसकी लाइफ थी एज अ रैक पिकर वो कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट में थी उसकी रियलिटी के साथ, जो कि दिखाता है कि कभी कभी जीवन आयरॉनिकल हो सकता है, जैसा आप चाहते हो वैसा जीवन आपको ना मिले। अब होता क्या है बच्चे, जब एक बारी हमारी अनीस जंग पहुंचती है सीमापुरी, तो यहाँ पर वो पुअर रैक पिकर्स के जीवन को देखती हैं जो ढाका से यहाँ पर आए थे, बांग्लादेश से, ये बोल कर कि वहाँ पर एक स्टॉर्म आ गया था जिसकी वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। बट दैट स्टॉर्म एक्चुअली बच्चे रेफर्स टू व्हाट, दैट स्टॉर्म रेफर्स टू, हाँ, दैट स्टॉर्म रेफर्स टू द वॉर। अब इतने सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं ना कि इवन आई फॉरगेट द पॉइंट सम टाइम। पानी पी लेते हैं, आज तो हम भाग रहे हैं। और वो यहाँ पर सारे के सारे एज ए रेफ्यूजीज आए हैं और यहाँ पर इनके क्वार्टर्स और हटमेंट्स में आकर एक टेम्पररी सेटलमेंट बनाकर रह गए हैं। अब कहने को तो बच्चे सीमापुरी वैसे तो दिल्ली के पेरिफेरी पे है, लेकिन अभी भी माइल्स अवे फ्रॉम इट। ये मेटाफोरिकली बच्चे बोला गया है कि सीमापुरी वैसे तो दिल्ली के किनारे पर लगता है लेकिन दिल्ली से बहुत दूर है। ऐसा इसीलिए बच्चे क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं है। यहाँ पर लोग बहुत गरीबी में, पुअर कंडीशन में, सीवेज प्रॉपर नहीं है, ऐसे कंडीशंस में रह रहे होते हैं जो कि बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है लोगों के लिए। बच्चे यहाँ पे फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी खाना जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली टू देयर आइडेंटिटी, और वो लोग यहाँ पर राशन कार्ड को प्रेफर करते हैं ओवर वोटर आईडी कार्ड, बिकॉज वो ये कहते हैं कि हम भूखे पेट कैसे सोएंगे, मतलब हम बिना वोटर आईडी कार्ड के रह सकते हैं लेकिन बिना खाए हमारा जीवन नहीं चलेगा। अब यहाँ पर बच्चे एक और पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, यहाँ पर ना अनीस जंग एक बच्चे के बारे में बात करती हैं, उदुपी के एक बच्चे के बारे में बात करती हैं, जिसके बारे में वो ये कहती है कि मैंने उस बच्चे को हमेशा ना प्रे करते हुए देखा था कि हे भगवान प्लीज मुझे एक पेयर ऑफ शूज दे दो। और बेटा जब उस बच्चे को पेयर ऑफ शूज मिलता है तो वो उन शूज को लेकर इतना खुश हो जाता है कि वो भगवान को बोलता है लेट मी नेवर लूज द पेयर ऑफ शूज दैट आई हैव। और बाद ही थोड़े सालों बाद जब अनीस जंग वापस बच्चे उदुपी जाती हैं तो वो नोटिस करती है कि प्रीस्ट बदल चुका है, और इस बार जो प्रीस्ट का बेटा है उसके पास जूते भी हैं, चप्पल भी है, उसके पास बैग भी है, लेकिन वो बच्चे जब स्कूल से आया तो उसने सब कुछ ऐसे ही करके फेंक दिया, जो कि दिखाता है कि जिसके पास बच्चे कोई चीज़ नहीं होती वो उस चीज़ की इज्जत करता है। अभी आजकल एक बहुत फेमस वो भी चल रहा है, मिल गया तो मिट्टी, खो गया तो सोना। ये वही वाली बात है, तुम्हें मिल गया तो उस चीज की वैल्यू नहीं रहती, जब वो चीज तुमसे दूर होती है तब तुम्हें उसकी वैल्यू होती है, राइट। वही चीज इस चैप्टर में बड़े प्यारे तरीके से दिखाई गई है। यहाँ पर अनीस जंग एक और अच्छा एग्जाम्पल देती हैं कि जब साहिब आलम एक टेनिस ग्राउंड के बाहर खड़ा हुआ था और वो टेनिस को देख रहा था, तो उसने अनीस जंग को मिला और वो बोला कि मैं कभी कभी यहाँ झूला झूलने के लिए जाता हूँ, मुझे अंदर तो कोई जाने नहीं देता, मैं गेम तो नहीं खेल सकता हूँ। और तब अनीस जंग ने नोटिस किया कि उसने जो जूते पहने हुए हैं ना वो फटे पुराने जूते हैं, किसी और के डिस्कार्डेड शूज़ हैं। ऑल्दो शूज़ में सिर्फ एक सिंगल होल था और किसी बच्चे ने जो है वो शूज़ जो थे बच्चे डिस्कार्ड कर दिए थे, लेकिन साहिब आलम के लिए इट वॉज हिज ड्रीम कम ट्रू। तो किसी का गार्बेज बेटा किसी का गोल्ड हो सकता है, इसीलिए जो
तुम्हारे पास है उसकी इज्जत करना सीखो. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट शूज़, इट इज़ अबाउट एवरीथिंग. योर गार्बेज कैन बी समबडीज गोल्ड. तो वैल्यू व्हाट यू हैव एंड नॉट थिंकिंग ऑफ अदर थिंग्स. के सब कुछ चाहिए भैया जीवन में. अब यहाँ पे बच्चे होता क्या है, साहिब आलम से फिर अनीस जंग थोड़े टाइम बाद मिलती हैं और इस उम्मीद में मिलती हैं कि शायद उन्हें साहिब आलम की कंडीशन इस बार बेटर मिलेगी. लेकिन वो जब देखती है साहिब आलम को तो उन्हें पता लगता है कि वो एक टी स्टॉल पे काम कर रहा है 800 रुपये पर महीना के लिए, जहाँ पर उसको सारे मील्स मिल रहे हैं. और उसके हाथ में बच्चे एक स्टील कैनिस्टर है और वो रियलाइज़ करती है कि वो अब अपना मास्टर नहीं रहा, उसके सर के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. ये जो स्टील कैनिस्टर है, कहने को तो सिर्फ एक स्टील कैनिस्टर है, लेकिन ये उसके रैग बैग से ज़्यादा हैवी है उसके लिए. बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, उसको जहाँ पर करना पड़ेगा काम. ऑब्वियसली ही हैड नो अदर ऑप्शन. बचपन में ही बच्चे वो बड़ों के पैसा कमाने की रेस में जो है वो आ गया है एंड थिंग्स कैन नॉट गो गुड विद हिम नाउ. अब वैसे ही बच्चे इस चैप्टर का पार्ट 2 है जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों मुकेश की कहानी की. सेकंड स्टोरी जो है बच्चे वो मुकेश की कहानी है. फिरोजाबाद का एक बच्चा है. ये सिटी जो है बच्चे फिरोजाबाद, इट इज इंडल्ज इन द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग. यहाँ पे सब लोग अलग अलग कलर, साइजेस, डिज़ाइन की बैंगल्स बनाते हैं. मुकेश जो है बच्चे एक यंग बच्चा है जो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, जो कि रिबेल इन हिज काइंड है. ठीक है, ही इज़ अ रिबेल इन हिज काइंड. ये कुछ अलग करना चाहता है बच्चे अपने जीवन के अंदर. एक ऐसी जगह जैसे फिरोजाबाद नाम की जगह में बच्चे जो कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स था उसकी फैमिली और उसके लिए. ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे फिरोजाबाद जो है वो अपनी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री और अपने जो है ज्वेलरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर अलग अलग कलर्स की, अलग अलग डिज़ाइंस की, शेप्स एंड साइजेस की बैंगल्स बनाई जाती हैं. और ये इलीगली बच्चे बनाते हैं हजार्डस कंडीशंस में. यहाँ पर डिंजी सेल्स हैं, नो वेंटिलेशन. ठीक है, यहाँ पर कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं होते बच्चों के पास. पूरे दिन बच्चे ये लोग यहाँ पर बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं. इनकी आइज़ इतनी एडजस्टेड होती हैं डार्क से कि बच्चे जब ये लोग सुबह जाते हैं काम करने, रात को बाहर आते हैं, अंधेरे से इनकी आइज़ एडजस्ट हो जाती हैं. और इवेंचुअली बच्चे क्या होता है, दीज पीपल लूज देयर आइट साइट. ये बच्चे जो है बच्चे अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं. और बच्चे इनके लिए इनकी आंखों की रोशनी खोना एक बहुत बड़ी बात है और ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लमैटिक भी. अब होता क्या है बच्चे, जो डिसोलेट टाउन है फिरोजाबाद का, अगर इसमें देखा जाए तो जितनी भी गलियां थी बच्चे यहाँ की, वो सारी की सारी जो है बच्चे बिल्कुल स्टिंकिंग लेन्स, बदबूदार गलियां जिसमें गार्बेज भरा हुआ है, होम्स जिसके टूटे टूटे दरवाजे हैं बिल्कुल. ठीक है, बॉबली डोर्स हैं. ठीक है, और विंडोज़ जो हैं वो बिल्कुल टूटने को हो रही हैं. घर के अंदर लोग रह रहे हैं, एनिमल रह रहे हैं, को एग्जिस्टिंग इन अ प्रिमिटिव स्टेट. बड़े बुरे हालों में लोग रह रहे हैं. और ऐसे ही घर के अंदर बच्चे, हमारा ये जो बच्चा है साहिब आलम कह रही मुकेश, ये रहता है और अनीस जंग को इनवाइट करता है कि आप हमारे घर आइए. यहाँ पर बच्चे मुकेश का हाउस जो है वो बहुत सिमिलर है, जहाँ पर उसकी सिस्टर इन लॉ जो है, उनकी भाभी जो है वो खाना बना रही थी जब अनीस जंग उन्हें विजिट करती हैं. यहाँ पर अनीस जंग उनकी भाभी को देखकर ये चीज़ समझती हैं कि यहाँ पर जो है ऑर्थोडॉक्सी भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है. कि फैमिली जो है बच्चे वो गरीब एक अलग जगह है, गरीबी होना एक अलग बात है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स भी यहाँ की फैमिलीज बहुत हैं. उनकी ग्रैंड मदर से बात होती है जो कहती है कि भैया ये तो हमारा कर्म, हमारी डेस्टिनी है कि हम लोग फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स में पैदा हुए हैं और जीवन में कुछ भी जो है ये हमारी परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी को नहीं बदल सकता. यही हमारा जीवन है और हमारा जीवन जो है वो ऐसे ही कट जाएगा. तो यानी आप ये देख पा रहे हो कि लोग गरीबी में ही विश्वास करके बैठे हैं. ये स्टोरी बच्चे आगे बात करती है और इंडियन कस्टम्स के बारे में जो हर हाउस के अंदर है, डिस्पाइट देयर रेस, क्लास, कम्युनिटी. हर लोग जो है रेंजिंग फ्रॉम डॉटर इन लॉ टू द ओल्ड मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स, भले वो सविता हो, सब लोग सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम झेलते हैं. जहाँ पर उन्होंने अपने पेरेंट्स, अपने पार्टनर्स, अपने हस्बैंड्स को अंधा होते हुए देखा है बाय ग्लास डस्ट फ्रॉम द बैंगल इंडस्ट्री. तो सब लोग जो है ना बेटा यहाँ पर उम्मीद खोकर बैठे हैं. नो बडी हैज़ एनी होप कि हमारा जीवन किसी भी हाल में बेटर होगा. इस पॉइंट पर अनीस जंग उनसे ये भी पूछती हैं कि आप अपने आप को कोऑपरेटिव्स में अरेंज क्यों नहीं करते. तो वहाँ पर लोग जो है वो क्लियरली इस चीज़ के अगेंस्ट हैं और बोलते हैं कि हम लोग पुलिस से पिटना नहीं चाहते हैं. हम लोग जो है, क्योंकि जितने भी लोग हैं बच्चे यहाँ पर मिडिलमैन, साहूकार, पुलिसमैन और पॉलिटिशियंस से जो थे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते थे. इसीलिए इन लोगों ने यही बोला कि भैया हमें माफ़ करो, हमें इन लोगों से मतलब नहीं है, हमारा जीवन हमारा है, हम अपना काम खुद कर लेंगे. बेसिकली बच्चे देयर वाज अ लैक ऑफ लीडरशिप हेयर. ठीक है, याद रखना कि यहाँ पर बच्चे कमी किस चीज़ की थी, यहाँ पर सबसे बड़ी कमी थी लीडरशिप की, जो कि यहाँ पर कंप्लीटली एब्सेंट थी. आउट ऑफ ऑल द पीपल बच्चे जो फिरोजाबाद के टाउन में रहते थे, अनीस जंग ने सिर्फ मुकेश की आंखों में वो उम्मीद की किरण देखी थी कि वो कुछ अलग करना चाहता है, कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. ही वॉज वेरी रेजिलेंट, वो बहुत रेजिलेंट और बहुत डिटर्मिन्ड था कि वो अपना ड्रीम फुलफिल करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ही वॉज डिटर्मिन्ड कि ये काम मैं करके दिखाऊंगा. आखिर में बच्चे अनीस जंग उसको ये भी पूछते हैं कि क्या तुम एक एरोप्लेन उड़ाना चाहते हो, लेकिन वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता, बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चे उसे पता है उसकी प्रैक्टिकलिटी कि फिरोजाबाद के ऊपर कोई एरोप्लेन उड़ता ही नहीं है. तो मोटर मैकेनिक तक तो फिर भी वो एक बारी में सोच सकता है आफ्टर
मैनी डिफिकल्टीज, बट यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर बच्चे एक एरोप्लेन फ्लाई करने के बारे में सोचना, तो इट इज समथिंग दैट ही कैन नॉट एक्चुअली डू, ही कैन नॉट इवन थिंक ऑफ दैट। वो तो भैया उसके लिए बिल्कुल सोचना जो है वो भी बेकार रहेगा। अगला चैप्टर बच्चे जो मैंने आप लोगों को आज की क्लास में कराना है, इसका नाम है डीप वाटर। ये चैप्टर जो है बच्चे ये लिखा है विलियम डगलस ने, और इनकी किताब थी बच्चे ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी, जिसके अंदर बच्चे उन्होंने अपना फियर ऑफ वाटर, एवर्जन ऑफ वाटर को हाईलाइट किया है, बताया है कि कैसे पानी का डर उनके मन में पैदा हुआ था। तो ये जो चैप्टर है बच्चे डीप वाटर, ये फ्रॉम द बुक दैट इज रिटन बाय विलियम डगलस से ही ली गई है, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स उनकी किताब का नाम था। और इसमें वो बात करते हैं कि कैसे उन्होंने पानी का डर अपने मन से निकाला। ये स्टोरी जो है बच्चे शुरू होती है जब विलियम डगलस एक डिलेमा में थे कि उन्हें स्विमिंग के लिए क्या चूज करना चाहिए, YMCA पूल या याकीमा रिवर। YMCA पूल बच्चे उनके लिए एक सेफर ऑप्शन था, क्योंकि ये 2 to 3 फीट डीप था, ठीक है, 2 to 3 फीट डीप था बच्चे ये शैलो एंड के ऊपर, और 9 फीट डीप था ये डीप एंड के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर बच्चे जो स्लोप था वो बहुत ही ग्रेजुअल था, इसीलिए उनको ये ऑप्शन बेटर लग रहा था कंपैरेटिवली टू द ट्रेचरस याकीमा रिवर, जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी थी। और ये इसीलिए बच्चे क्योंकि यहाँ पर ड्राउनिंग के अक्सर बहुत सारे केसेस उनकी मम्मा जो थी उन्हें सुनाती रहती थी, तो इसीलिए उनको लगा कि चलो मैं स्विमिंग YMCA पूल में सीखता हूँ। अब सवाल आता है कि भैया ये डर उनके मन में क्यों आया? ये डर बच्चे उनके मन में इसीलिए आया क्योंकि एक बचपन में एक मिस एडवेंचर हुआ था उनके साथ, जिसकी वजह से उनके मन में पानी का एक डर बैठ गया। वो बच्चे बस 3 या 4 साल के थे जब अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया गए थे, जहाँ पर सर्फिंग करते समय पानी की एक बहुत बड़ी लहर आती है और वो पानी की लहर के नीचे डूब जाते हैं, और उस दिन से ही उनके मन में पानी की फोर्स, वेव्स की फोर्स का एक डर बैठ जाता है, और उस डर को भगाने के लिए ही उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन किया था। जब बेटा उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन किया तो 2-3 दिन अपना डर मिटाने के लिए बाकी आसपास के लोगों को देखकर कॉपी किया और लर्न करने की कोशिश करी कि स्विमिंग कैसे सीख सकते हैं। अभी 3-4 दिन उनको हुए ही थे, डर मन में से खत्म हुआ ही था बेटा कि 3rd या 4th डे पे उनके साथ एक मिस एडवेंचर हो जाता है। ये मिस एडवेंचर होता है बेटा जब एक बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय आता है और उसे बोलता है हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड स्किनी, और उठाकर बेटा उसे डीपर साइड ऑफ पूल के अंदर फेंक देता है, दैट वाज 9 फीट डीप। अब कहानी ये थी बच्चे कि डगलस को पता था कि अब मैं कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, बट ही वॉज प्रिपेयर्ड, ही वॉज स्केयर्ड बट ही वॉज नॉट आउट ऑफ हिज विट्स। वो डरा हुआ था लेकिन अपने होशों से बेटा वो बाहर नहीं था, और उसने बहुत एफर्ट्स करे कि वो जो है पानी से अपने आप को ऊपर निकाल सके, बट इवेंचुअली वो सब में फेल होता है। सबसे पहली बात बचे उनको लगा कि वो 9 फीट है, लेकिन उनको वो 9 फीट ही 90 फीट जैसे लग रहे थे। जब पहली बार बेटा वो बॉटम तक पहुंचे पूल के तो उन्होंने अपनी सारी स्ट्रेंथ इकट्ठी करके जंप किया ऊपर की तरफ, लेकिन वो बहुत ही स्लोली ऊपर आए। उन्होंने कोशिश करी कि वो कोई रोप को पकड़ लें, बट ही ओनली ग्रास्प्ड वाटर, बट उनके हाथ में सिर्फ पानी आया, कोई रोप नहीं आई। उन्होंने चिल्लाया लेकिन उनकी कोई आवाज़ नहीं आई बच्चे, और वो एंडलेसली पानी में नीचे जाते रहे। उनके लंग्स और हेड जो थे बच्चे वो दर्द होने लगे और उन्हें बहुत ऐसे डिजी सा महसूस होने लगा। अब होता क्या है बच्चे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो हिट करते हैं बॉटम को और ऊपर आते हैं। उनकी सिर्फ आंखें और नाक बाहर आती है, मुंह बाहर नहीं आता, लेकिन जब वो सांस लेने की कोशिश करते हैं तो बेटा उन्हें गले में गोता लग जाता है और वो वापस सेकंड टाइम पानी में नीचे जाने लगते हैं। सेकंड टाइम पे बच्चे उन्हें बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनके पैर जो है वो पैरालाइज हो गए हैं और उनको ये लगा कि भैया अब तो मैं बिल्कुल मर जाऊंगा। यहाँ पर बच्चे वो इस सिचुएशन को एक नाइटमेयर से कंपेयर करते हैं कि भैया मेरे साथ जो हुआ वो बिल्कुल एक नाइटमेयर जैसा था। जब बच्चे वो सेकंड टाइम पूल के नीचे पहुंचते हैं और ऊपर आने की कोशिश करते हैं, इस बार उनकी लिम्स जो थी बेटा वो मूव नहीं कर रही थी, एंड वो बस अपने आसपास ढूंढ रहे थे कि कुछ तो मिल जाए, बट दिस टाइम ऑल्सो एवरीथिंग वाज इन वेन। याद रखना बच्चे वो इसे एक इररेजिस्टिबल फोर्स से कंपेयर करते हैं कि यहाँ पर एक इररेजिस्टिबल फोर्स थी, एक नाइटमेयर जैसे, जो इनको ऊपर नहीं आने दे रही थी। सेकेंड टाइम पे बच्चे उन्हें एक स्टार्क टेरर फील होता है कि अब तो मैं मर जाऊंगा, और वो श्रीक करने लगते हैं, बिल्कुल चिल्लाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। इवेंचुअली बच्चे जब वो सेकंड टाइम पे बॉटम हिट करते हैं तो बड़ी स्ट्रेंथ के साथ वो थर्ड टाइम ऊपर आने की कोशिश करते हैं और इवेंचुअली वो थर्ड टाइम ऊपर आ भी जाते हैं। बट दिस टाइम अब वो वापस से पानी में जब नीचे जाने लगते हैं तो बच्चे उनके सारे एफर्ट्स रुक गए थे, बिकॉज हिज बॉडी वॉज ऑलरेडी टायर्ड, और उन्होंने सरेंडर कर दिया था कि बस अब जो होगा देखा जाएगा। एंड ही थॉट दैट इज नाउ इन हिज मदर्स आर्म। अब उनकी मम्मी जो है वो आ गई हैं और उनकी मम्मी जो है अब उन्होंने उन्हें उठाया हुआ है, वही उन्हें संभालेंगी। उनको ऐसा लग रहा था कि द डेथ इज वेरी नियर, ही हैड क्रॉस द ओब्लिवियन, वो दुनिया जो है पार कर चुके हैं, और द कर्टन ऑफ लाइफ हैड फेल, और उन्हें बहुत पीसफुल फील हो रहा था एज ही वाज फ्लोटिंग इन स्पेस।
द नेक्स्ट थिंग दैट डगलस रिमेंबर्स इज कि वो पानी से बाहर थे और वो उल्टियां कर रहे थे और उन्हें पैरों में बहुत ही वॉबली फील हो रहा था, बहुत ही डिजी फील हो रहा था, बिकॉज भैया बेटा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो रहा था उन्हें। ये जो एक्सपीरियंस था ना बच्चे पूल का, ये आने वाले कई सालों तक हमारे डगलस को हॉन्ट करता रहा। उनके मन में एक पानी का फियर बैठ गया कि वो ना स्विमिंग कर पाए, ना फिशिंग कर पाए, ना कैनोइंग कर पाए। अब वो अपने आप को ना इसी वजह से बहुत हैंडीकैप्ड मानने लगे कि यार मैं कोई फिजिकल हैंडीकैप ना होने के बावजूद भी ऐसी चीज़ें जो हूँ महसूस कर रहा हूँ। इसीलिए बेटा उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक स्विमर, एक इंस्ट्रक्टर को हायर करेंगे जिसने उन्हें वेरियस नेसेसरी एक्शन सिखाए स्विमिंग के पार्ट बाय पार्ट। 6 महीना उन्हें लगा बच्चे, 5 days a week वो ये सीखते थे, 1 hour each day। अक्टूबर से अप्रैल तक बच्चे उन्होंने स्विमिंग सीखी इंस्ट्रक्टर के द्वारा, और फिर अप्रैल से जुलाई आते तक उन्होंने बच्चे अकेले प्रैक्टिस किया पूल में। उसके बाद वो बाकी जगहों पर गए अपने आप को टेस्ट करने के लिए वाइल्ड वाटर्स में कि जो उन्होंने प्रैक्टिस करी है बेटा क्या वो पानी में तैर सकते हैं या नहीं तैर सकते। इसमें याद रखना सबसे पहले बच्चे हमारे जो डगलस के स्विमर इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने सबसे पहले इनको एक रोप बांधकर पानी में अप डाउन किया था, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड किया था ताकि वो पानी में तैरना जो है सीख सके। दूसरी चीज़ जो बच्चे हमारे यहाँ पर जो डगलस के वो थे इंस्ट्रक्टर जो उन्होंने करी थी बेटा वो था उन्हें पानी के नीचे जाकर एक्सेल करना, ऊपर आकर इनहेल करना, और तीसरा बच्चे उन्हें पैडल करना सिखाया था, कॉर्नर पकड़ के दोनों पैरों से पैडल कैसे करना है। इवेंचुअली हमारे डगलस सब कुछ सीख गए और उनके मन से पानी का डर खत्म हो गया। पहले 3 महीने तो बेटा उन्हें पानी का डर मिटाने में ही लग गए थे। अब अगली बारी बेटा जब भी डगलस किसी भी जगह जाते, वो मियाड ग्लेशियर जाते, वो चैम्पैक्ट आइलैंड जाते, वो ट्रिग्स आइलैंड जाते, वो कोई भी ग्लेशियर जाते, कहीं पर भी बेटा अगर वो जा रहे थे तो वहाँ पर गिलबर्ट पीक जाते, तो हमेशा बच्चे कहीं ना कहीं किसी किसी जगह पर उनके मन में पानी का डर वापस आ जाता। तो बेटा अपने पानी के डर को कन्फ्रंट करने के लिए वो सरकास्टिकली डर को कन्फ्रंट करते और बोलते कि क्या कर सकते हो तुम मेरा, और फिर बेटा उसे टॉन्ट करने के लिए पानी में जंप करके अपने ही खुद के फियर को डिफाई करते। इवेंचुअली बच्चे एक एक करके डगलस जो थे वो अपने पानी के डर से बाहर आ गए थे, और ये जो उन्होंने करा ये उन्होंने अपने आप को अलग अलग जगहों पर टेस्ट किया, जैसे मैंने आपको नाम बताए। इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बेटा आपको तांडव के लेक्चर में मिलेगी, डू सी दैट एज वेल। और इस तरीके से बच्चे वो ओवरकम कर पाते हैं अपने पानी का डर। और लास्ट में बेटा वो रूजवेल्ट की एक लाइन दोहराते हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। अगर डरना है किसी से तो खुद से डरो, किसी और चीज़ से डरने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डरना है तो खुद से डरो और किसी चीज़ से भी तुम्हें डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बात किसने बोली थी बेटा? ये बात बोली थी विलियम डगलस के जो फ्रेंड थे रूजवेल्ट ने। और विलियम डगलस यही कहते हैं कि जीने मरने के हालात देखने के बाद जीने की जो इच्छा होती है ना वो मन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो उन्होंने खुद एक्चुअली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया है। ठीक है, हम बच्चे हैं अभी 26वें मिनट के ऊपर और हम आ गए हैं हमारे चौथे चैप्टर इंडिगो के ऊपर। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अगला चैप्टर जो है बच्चे इसका नाम है इंडिगो। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है। इंडिगो जो है बच्चे लुइस फिशर के द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, और इट इज़ कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट ऑटोबायोग्राफीज ऑफ द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी करके इस बायोग्राफी का नाम है। इट इज़ कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट अकाउंट्स ऑफ महात्मा गांधी रिटन बाय समबडी, और ये लुइस फिशर ने लिखा है बच्चे। लुइस फिशर का मेंशन अभी आपको पोएट्स एंड पैनकेक्स में भी देखने को मिलेगा, जो इससे अगला चैप्टर में आप लोगों को कराऊंगी। इंडिगो में बच्चे बात की जाती है लुइस फिशर की, जो महात्मा गांधी को मिलने आते हैं 1942 में उनके आश्रम सेवाग्राम में, जहां पर महात्मा गांधी उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने कैसे ब्रिटिशर्स को अर्ज किया कि जाओ भारत छोड़ दो। वो बताते हैं कहानी है एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो लखनऊ में ऑर्गेनाइज करी थी 1916 में। वो कहते हैं वहाँ पर मैं एक पीजेंट से मिला था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, और वो आकर बोलते हैं कि भैया मैं एक शेयर क्रॉपर हूँ चंपारण से, और उन्होंने वो कहते हैं आए और मेरे को रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ हमारे साथ चंपारण चलिए। तो महात्मा गांधी जानते थे नहीं चंपारण कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि भैया चंपारण बिहार में है, फुटहिल्स ऑफ बिहार में जगह पड़ती है, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ वहाँ चलिए, वहाँ पर हम लोग बड़े पीड़ित बड़े परेशान हैं। वो बताते हैं कि वहाँ पर ना लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रहा है बिहार में, और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए। पहली बात तो महात्मा गांधी ने ना बड़ा मना कर दिया कि भैया मैं तो नहीं चल सकता, आई हैव दिस अपॉइंटमेंट। तो बड़ी टाइम तक महात्मा गांधी के पीछे राजकुमार शुक्ला पड़े रहे कि चलिए 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 चलिए। राजकुमार शुक्ला बच्चे इलिटरेट थे बट वो रेजोल्यूट थे। बड़े समय तक उन्होंने महात्मा गांधी का साथ नहीं छोड़ा, जहाँ पर भी महात्मा गांधी जाते वहाँ पर जाते। फिर फाइनली महात्मा गांधी ने देखा कि यार ये तो बड़े रेजोल्यूट है, तो बड़े पक्के हैं, तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि ठीक है मेरे को अभी कैलकाटा जाना है, तो मुझे वहाँ पे से लेके मुझे कैलकाटा की इस डेट पर मिलना है, मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा। राजकुमार शुक्ला बच्चे महात्मा गांधी को कैलकाटा के स्टेशन पर मिलता है और वहाँ से पटना की ट्रेन लेकर वो लोग निकल पड़ते हैं चंपारण के लिए। रास्ते में बच्चे जाते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
प्रसाद के घर, जो उस समय में आउट ऑफ टाउन थे। लेकिन जो सर्वेंट्स थे बच्चे राजेंद्र प्रसाद के घर पे, वो जानते थे कि राजकुमार शुक्ला एक पीजेंट है जो अक्सर उनके लॉयर को परेशान करने आता है, राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद को परेशान करने आता है। तो जो सर्वेंट्स थे उनको लगा गांधी जी जो है वो भी एक अनटचेबल है। तो जब गांधी जी ने पानी मांगा तो उन्होंने उनको पानी देने से मना कर दिया, ये बोलकर कि भैया आप भी एक अनटचेबल है, हम आपको भी पानी नहीं देंगे। चलिए, फिर यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ। फिर महात्मा गांधी अपने दोस्त जेबी कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजते हैं जो आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में थे कि मैं आ रहा हूँ। और जब वो मुजफ्फरपुर पहुँचते हैं बच्चे 15 अप्रैल 1970, बुक में डेट नहीं लिखी हुई है, तो वहाँ पर बच्चों ने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है कंडीशंस ऑफ चंपारण के बारे में। उनके जो जेबी कृपलानी थे वो और उनके कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको वहाँ पर पिकअप करने आए थे। बाद में बच्चे महात्मा गांधी के साथ महात्मा गांधी को भेजा गया जेबी कृपलानी के दोस्त मलकानी के घर। ठीक है, मलकानी के घर वो 2 दिन रहते हैं, जहां पर मलकानी एक गवर्नमेंट टीचर थे। तो महात्मा गांधी इस बात पर ये भी बोलते हैं कि भैया स्मॉलर लोकेलिटीज में जो लोग होते हैं ना, दे आर अफ्रेड टू शो सिंपैथी टुवर्ड्स द सपोर्टर ऑफ होम रूल। स्वराज के जो लोग, अब देखो ब्रिटिश ऑफिसर ब्रिटिश उसमें काम करते हैं और सपोर्ट कर रहे हैं महात्मा गांधी का। तो उन्होंने बोला कि बाहर के वैसे इलिटरेट जगहों पर, गांव जैसी जगहों के ऊपर जहाँ पर एजुकेशन का लेवल थोड़ा कम है, लोग जो हैं वो स्वराज के लोगों को फेवर थोड़ा कम करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी महात्मा गांधी को अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला। तो होता क्या है बच्चे, जब लोगों को पता लगता है कि कोई आया है यहाँ पर और वो उनकी मदद करने के लिए आया है, तो बहुत सारे शेयर क्रॉपर्स जो है वो अपने चैंपियन को मिलने के लिए, महात्मा गांधी को मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं। गांधी जी यहाँ पर बेटा आते हैं और कुछ लॉयर से मिलते हैं जो केस को हैंडल कर रहे थे। और जब लॉयर से महात्मा गांधी को पता लगता है कि जो लॉयर्स हैं वो मुजफ्फरपुर में लोगों से, शेयर क्रॉपर से बड़े बड़े पैसों की फीस वसूल रहे हैं, तो महात्मा गांधी उनको इस चीज़ के लिए डांटते हैं। वो कहते हैं कि वो बेचारे पहले ही ब्रिटिश ऑपरेशन से परेशान है, ऊपर से तुम अपनी बड़ी फीसेस लेकर, जो फीस लेकर यहाँ पर अपॉर्चुनिस्ट जो बन रहे हो वो बहुत गलत है। तो महात्मा गांधी लोगों को बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम ना लॉ कोर्ट्स छोड़ दो, लॉ कोर्ट्स का कोई फायदा ही नहीं है, ये लोग तुम्हारी सुनने वाले नहीं है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चे कहानी हमें ये पता लगती है कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उन लोगों ने यहाँ पर टेनेंट पीजेंट्स को, जैसे बेटा आप घर किराए पर लेते हो, वहाँ पर लोग जो थे वो ज़मीन किराए पर लेते थे अपनी कल्टीवेशन करने के लिए। तो वहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स थे बच्चे, उन्होंने फोर्स किया हुआ था टेनेंट्स को कि आप 15% या 3/20 ऑफ द लैंड के ऊपर जो है इंडिगो उगाओ, और जितना का जितना इंडिगो है उसको एज ए रेंट जो है उसको दे दो। और ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे किया गया था, 10 साल, 15 साल, 20 साल। अब इंडिगो जो होती है बच्चे वो एक बहुत ही आप कह सकते हो कि बड़ी क्रॉप है, बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी लेने वाली आपकी जो होती है क्रॉप होती है, और ये बहुत जल्दी आपके सॉइल की फर्टिलिटी जो है बच्चे उसे ख़राब करती है। तो ऐसे हो क्या रहा था बच्चे, जितने भी, पहली बात तो इनको रेंट था कम, हार्वेस्ट महंगा था, रेंट में पूरा हार्वेस्ट जा रहा है, पैसे एक्स्ट्रा जा रहे हैं। दूसरा, इनके सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है। और हो क्या रहा था, लोग बड़े परेशान थे। उसी समय बच्चे जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो, नकली रंग जो था, बना लिया था, और ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे बच्चे, उनको लगा कि अब हम लोगों को ये ओरिजिनल इंडिगो जो महंगा पड़ रहा है इसको छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ पर भी दिमाग लगाया और लोगों को बोला कि अब आप एक काम करो, अगर आप हमारे इस अरेंजमेंट से फ्री होना चाहते हो तो आप हमें कुछ अमाउंट जो है पे कर दो एज अ फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, कि आप हमारे इस अरेंजमेंट से फ्री होना चाहते हो। कई लोग जो बहुत परेशान थे बेटा, उन्होंने ये पैसा जो था वो दे दिया, और बाद में जो है महात्मा गांधी पैसा दे दिया। जब बाद में लोगों को पता लगता है कि भैया पैसा जो है ये दे दिया गया है, तो और ये सिंथेटिक इंडिगो बन गया और हमारे साथ धोखा हुआ है, तो लोग जो थे बच्चे, वो लोग जो है रेजिस्ट करने लग जाते हैं और लड़ाई करने लग जाते हैं। और इस तरीके से बच्चे लॉयर्स और हमारे लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के बीच में लड़ाई हो जाती है। पीजेंट्स जिन्होंने बच्चे वो साइन किया था वो पैसा वापस आते थे, बिकॉज उन्हें पता लगा कि पैसा तो भैया झूठ बोल के लिया गया है। इस पॉइंट पे बच्चे गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं और महात्मा गांधी जो है वो चंपारण के लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे वो सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, ये बोलकर कि भैया आप तो एक आउटसाइडर हो, आपको तो हम कुछ भी नहीं बताएंगे। फिर वहाँ से बच्चे महात्मा गांधी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन के पास जाते हैं, जिन्होंने गांधी जी को बोला कि आप तिरहुत छोड़कर चले जाइए वरना आपके साथ बहुत बुरा होगा। और ऑफ रिटर्निंग ही वेंट टू मोतीहरी, महात्मा गांधी वहाँ से आते हैं और मोतीहरी जाते हैं जो चंपारण का कैपिटल था, और वहाँ पर बैठ के इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू करते हैं। और बहुत सारे लॉयर्स थे वो भी महात्मा गांधी के साथ आए थे। खबर आती है कि एक पीजेंट है उसको मैलट्रीट किया गया है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, और महात्मा गांधी जो है उसको मिलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही महात्मा गांधी को पुलिस का एक सुप्रिटेंडेंट का मैसेंजर रोक लेता है और उन्हें बोलता है कि अब यहाँ से निकल जाइए। गांधी जी ने नोटिस को साइन कर दिया, लेकिन उसमें क्लियरली लिख दिया कि भैया मैं इस ऑर्डर को डिसओबे करता हूँ, और यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस करी उनके खिलाफ, और उन्हें बोला कि मैं नहीं जाऊँगा। एज ए रिजल्ट महात्मा गांधी के खिलाफ बच्चे केस जाहिर हो जाता है कोर्ट के अंदर, दाखिल हो जाता है कोर्ट के अंदर, और महात्मा गांधी को अगले दिन ही कोर्ट बुला लिया गया कि आप आ जाओ भैया।
अब महात्मा गांधी बेटा जब कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स महात्मा गांधी के सपोर्ट में उस दिन कोर्ट रूम के बाहर थे। महात्मा गांधी ने सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स को फ़ोन कर दिया था, राजेंद्र प्रसाद हो गए, मौलाना मजहरुल हक हो गए, और बहुत सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स को बुला लिया गया था कि अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई तो आप लोगों को आकर हमारी मदद करनी पड़ेगी। तो सारे के सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स जो थे बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हो गए। अब इतना क्राउड देखकर बच्चे ब्रिटिशर्स भी बिल्कुल भचक के रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सारे लोग यहाँ पर महात्मा गांधी के सपोर्ट में। इनफैक्ट बच्चे महात्मा गांधी को खुद मदद करनी पड़ी पीजेंट्स की, लॉयर्स की वहाँ पर कोर्ट रूम के बाहर, ताकि पीजेंट्स को जो है रेगुलेट किया जा सके। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने पहली बार देखा कि उनकी जो पावर है बेटा वो अनचैलेंजेबल नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि इंडिस्पेंसेबल तो इंपॉर्टेंट होता है, वो ऐसे नहीं है बेटा जो खत्म की जा सके, जिसको आप चैलेंज ना कर सको। इट इज़ नॉट विदाउट एनी क्वेश्चन, अगर हम लोग चाहें साथ में काम करें तो हम लड़ाई कर सकते हैं। अब महात्मा गांधी को बच्चे कोर्ट में भेजा गया। अब कोर्ट वाले लोगों ने बोला कि आप एक काम करो, महात्मा गांधी को ना फ्री कर दो, महात्मा गांधी को हम यहाँ पे रोकेंगे नहीं, बिकॉज अगर इन्हें रोका तो दिक्कत हो जाएगी। महात्मा गांधी ने बोला ऐसे कैसे? उन्होंने बोला भैया नहीं, आप तो केस लड़ो, इतनी मुश्किल से आज हम आए हैं, आप आज ही केस को ख़त्म करो। 2 घंटे की बेल दी जाती है बच्चे पूरी स्टोरी में, और जब बेल के बाद 2 घंटे का लंच ब्रेक होता है, और लंच ब्रेक के बाद जब वापस से केस लगता है बच्चे, तो उसके अंदर क्लियर बोल दिया गया कि महात्मा गांधी को जो है बेल दे दी गई है बाय द कोर्ट, उन्हें जो है रिहा कर दिया गया है बच्चे बिना किसी और बेल के, वो फ्री हैं बिल्कुल। और ये जो केस है बच्चे अगली बारी जब खुलेगा तब की तब महात्मा गांधी को बुलाया जाएगा, तब तक महात्मा गांधी फ्री है। अब होता क्या है बच्चे, महात्मा गांधी ने अपने उस टाइम पर यह भी बताया था कि देखो भैया मैं कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में हूँ, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं लॉ को ओबे करूँ या फिर अपने इनर कंसाइंस के रिस्पेक्ट करूँ। वो कहते हैं देखो मैंने लॉ एंड ऑर्डर, लीगल ऑर्डर्स को जो है डिफाई किया, क्योंकि मेरे लिए मेरी वॉइस ऑफ कंसाइंस बड़ी आवाज़ थी, एंड आई बिलीव कि अगर मेरी जो ड्यूटी टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग है दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू मी दैन द ड्यूटी टुवर्ड्स द कंट्री। वो कहते हैं कि भैया मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मैं एक लॉ ब्रेकर नहीं हूँ, बट हाँ मैंने डिसोबे किया है लॉ को ताकि मैं पीजेंट्स की मदद कर सकूँ, एंड एज अ रिजल्ट अगर आप मुझे कहोगे तो मैं फाइन भी भरूंगा। अब ऑब्वियसली इस चीज़ के बाद बच्चे महात्मा गांधी का जो केस था वो डिसमिस हो जाता है, और उसके बाद बच्चे एक ऑर्डर आता है लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि भैया ये केस ड्रॉप कर दिया गया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उन्होंने बुलाया है महात्मा गांधी को कि अब आप आओ और मुझसे बात करो। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है बच्चे महात्मा गांधी की बात सुन के उन्होंने एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो थी वो अपॉइंट करी इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम को समझने के लिए। गांधी जी को रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया बच्चे शेयर क्रॉपर्स का, और बहुत एविडेंस इकट्ठे हुए बच्चे लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स के खिलाफ कि वो लोग इलीगली मनी एक्सटॉर्ट कर रहे हैं शेयर क्रॉपर्स से, और फिर बोला गया कि इन लोगों को कंपनसेशन करनी पड़ेगी। अब उम्मीद तो ये थी बेटा कि महात्मा गांधी 50% या 100% कंपनसेशन मांगेंगे, लेकिन कंपनसेशन बच्चे महात्मा गांधी ने अग्री करी सिर्फ 25% के ऊपर बाय द लैंडलॉर्ड। जब लोगों ने पूछा कि आपने इतने कम में क्यों अग्री किया, तो महात्मा गांधी ने बोला कि देखो लैंडलॉर्ड जो थे वो 25% देने के लिए भी तुम्हें लागू बिल्कुल रेडी हो गए थे, वो उनकी इज्जत का सवाल था कि वो एटलीस्ट तुम्हारे सामने झुक तो रहे हैं, यहाँ पर यूनिटी जो है वो दिख रही है। तो इसे मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर ये करता है कि ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने हार मानी है, वो झुके हैं, एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स टू मी द मोस्ट। अब यहाँ पर बच्चे महात्मा गांधी का जो समय था, बहुत समय उनके जीवन का यहीं बीतता है जहाँ पर बच्चे उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लिए लोगों की हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने में, उनकी सोशल लाइफ और कल्चरल लाइफ को इम्प्रूव करने में। चंपारण के उन्होंने यहाँ पर 6 स्कूल्स खोले हुए थे चंपारण के अंदर, अलग अलग वॉलंटियर जैसे महादेव देसाई और नरहरि पारेख और उनके बेटे देवदास के हेल्प के साथ। उन्होंने अपनी वाइफ को भी बुलाया, कस्तूरबाई ने यहाँ पर आकर बच्चे आश्रम रूल सिखाए लोगों को पर्सनल क्लेanलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन के ऊपर। गांधी जी डॉक्टर भी लेकर आए बच्चे यहाँ पर वॉलंटियर करने के लिए 6 महीने के लिए। 3 मेडिसिन यहाँ पर बच्चे लाई गई थी। एक तो लाई गई थी बच्चे, और मैं वर्बली बता देती हूँ, सल्फर ऑइंटमेंट, कास्टर ऑयल और क्यूनाइन। क्यूनाइन एज द नेम सजेस्ट बच्चे ये मलेरिया के काम आती है। कास्टर ऑयल जो था बच्चे वो कोटेड टंग के लिए काम आता है, और स्किन इरप्शंस के लिए यहाँ पर सल्फर ऑइंटमेंट यूज़ की जाती थी। याद रखना बच्चे एक और बात यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी की जो लॉयल्टी थी बेटा वो एब्स्ट्रैक्शंस की तरफ नहीं, ह्यूमन बींग्स की तरफ थी। महात्मा गांधी का कहना सिर्फ आइडियाज़ के ऊपर नहीं था, वो लोगों के लिए ऑन ग्राउंड काम करते थे। एक ऐसा ही और इंसिडेंट है बच्चे चैप्टर के लास्ट में कि महात्मा गांधी के एक बड़े डिवाउट डिसाइपल चार्ल्स फरी एंड्रयूज महात्मा गांधी से मिलने आते हैं जब बच्चे वो यहाँ से फिजी आइलैंड के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पर बच्चे जितने भी लोग थे उन्होंने महात्मा गांधी को बोला कि अब आप एक काम क्यों नहीं करते, आप जो है चार्ल्स फरी एंड्रयूज को यहाँ पर रख लीजिए, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर इनको अगर हम रखेंगे तो हम अपनी भी मदद इनसे ले सकते हैं ब्रिटिशर्स अगेंस्ट फाइट करने में। लेकिन इस पॉइंट पर महात्मा गांधी ने क्लियरली रिफ्यूज़ कर दिया, ये बोलकर कि मुझे किसी भी इंसान की मदद की ज़रूरत नहीं है अपने देश की लड़ाई लड़ने के लिए,
मेरा देश है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, एंड इट इज़ माई पीपल, माई कंट्री, ठीक है, माई लाइफ माई रूल्स, माई गमला माई फूल्स, एंड आई डोंट वांट एनीबॉडी टू बी हियर। हमारी कंट्री की लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, हमें किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर वो यही कहते हैं कि मैं क्यों दिखाऊँ कि आई एम इन्फीरियर दैन द ब्रिटिशर्स, ही सेज आई डोंट वांट एनीबॉडीज हेल्प, इट इज़ माई फाइट एंड आई एम गोइंग टू फाइट इट अलोन। इस तरीके से बच्चे महात्मा गांधी ने लोगों को सेल्फ रिलायंस का लेसन भी दिया कि आत्मनिर्भर बनो, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है बच्चे, यहीं से महात्मा गांधी ने शुरू कर दिया था। अब अगला चैप्टर जो बच्चे हमने आप लोगों को आज की क्लास में कराना है, इसका नाम है बच्चे पोएट्स एंड पैनकेक्स। ये जो चैप्टर है बच्चे पोएट्स एंड पैनकेक्स, इसको लिखा है बच्चों अशोका मित्रन ने, ठीक है। अशोका मित्रन जो है बच्चे उस समय पर काम करते थे जेमिनी स्टूडियोज़ में। जेमिनी स्टूडियोज बच्चे चेन्नई का, एक मद्रास का बेसिकली बहुत ही फेमस फिल्म मेकिंग स्टूडियो था, दैट वाज इन इट्स प्राइम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर बच्चे स्टोरी जो है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव स्टोरी है, बिकॉज यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं कि पोएट्स कौन थे और पैनकेक्स कौन थे, पैनकेक्स क्या था। तो बच्चे यहाँ पर पैनकेक्स की जो बात हो रही है, पहली बात तो वो खाने वाले पैनकेक्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बच्चे जो पैनकेक्स की बात की जा रही है ये मेकअप ब्रांड के बारे में बात की जा रही है जो उस समय जेमिनी स्टूडियो में यूज़ होता था। तो मुझे पोएट एंड पैनकेक जो है वो एक चैप्टर है अशोका मित्रन की किताब माई ईयर्स विद द बॉस से। इसके अंदर बच्चे वो बात करते हैं कि उस समय जेमिनी स्टूडियो जो कि एक बहुत ही फेमस फिल्म स्टूडियो था चेन्नई के अंदर, ये स्टूडियो SS वासन ने फाउंड किया था और ये बहुत इन्फ्लुएंशियल थे अपने अर्ली डेज के अंदर इन द इंडियन फिल्म मेकिंग। अशोका मित्रन बताते हैं कि कैसे बच्चे जेमिनी स्टूडियो एक पॉपुलर मेकअप ब्रांड यूज़ करता था पैनकेक लोगों के मुंह को रंगीन करने के लिए, और ये लार्ज अमाउंट्स के ऊपर एक्टर्स के मुंह पर थोपा जाता था। साथ ही साथ वो ये बताते हैं कि बहुत सारी अलग अलग एक्ट्रेसेस, गीता गार्बो, विजंती माला, ये सब लोग जो है बच्चे ये मेकअप यूज़ करते थे। तो इमेजिन करो कि कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ने अगर मेकअप ये यूज़ किया है और यही सेम मेकअप यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी इन्फ्लुएंशियल जगह थी। और ये दिखाते हुए कि ये पैनकेक मेकअप ब्रांड कितना इंपॉर्टेंट था स्टूडियो के लिए। यहाँ पर बच्चे वो ये भी बात करते हैं कि जो स्टूडियो था बच्चे, पहली बात तो वो किसी एक रॉबर्ट क्लाइव के किसी एक स्टेबल के ऊपर बना हुआ था, जहाँ पर बच्चे कहने को तो ये एक मतलब मेकअप स्टूडियो था इनका, लेकिन देखने में बेटा बिल्कुल ये एक पार्लर या एक सैलून जैसा लगता था, जहाँ पर बच्चे अलग अलग लाइट्स जो थी वो लगी होती थी और लोगों के मुँह पर यहाँ पर बच्चे मेकअप थोपा जा रहा होता था। यहाँ पर दो बातें बहुत ज़रूरी है बच्चे। इधर वो बताते हैं कि इधर ना नेशनल इंटीग्रेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। यहाँ पर एक बंगाली जब ये काम छोड़ के गया तो यहाँ पर बच्चे घरावर कानाडिगा, उसके अलावा एंग्लो इंडियंस, उसके अलावा मद्रासीज और उसके अलावा तमिलियंस और आंध्रा के लोग, अलग अलग लोग जो थे बच्चे यहाँ पर मिलकर काम करते थे। साथ ही साथ बच्चे इनके मेकअप डिपार्टमेंट में एक हायरार्की थी कि जो चीफ मेकअप आर्टिस्ट है वो मेन एक्टर एक्ट्रेसेस का मेकअप करेगा, जो आप लोगों का जो असिस्टेंट मेकअप आर्टिस्ट है बच्चे वो आपका सेकंड एक्टर सेकंड एक्ट्रेस का मेकअप करेगा, और तीसरा कैरेक्टर बच्चे आपका ऑफिस बॉय क्राउड के मुंह पर मेकअप थोपा करेगा। तो यहाँ पर बच्चे एक ऑफिस बॉय था इनके यहाँ पर, जिसका मेन काम एक्टर्स क्राउड सीन्स में क्राउड के मुंह पर मेकअप लगाना था। अगर बात की जाए बच्चे यहाँ पर ऑफिस बॉय की, तो ये बड़े बड़े सपने देखकर यहाँ पर आया था कि डायरेक्टर बनूंगा, एक्टर बनूंगा, स्क्रीन राइटर बनूंगा, लिरिसिस्ट बनूंगा, लेकिन बन के रह गया एक ऑफिस बॉय। 40 साल की इनकी उम्र थी और बच्चे अपने पूरे के पूरे ये जो लैक ऑफ सक्सेस है, फेलियर का श्रेय बच्चे सुब्बू को देते थे। सुब्बू जो कि इस स्टूडियो का एक मेन फिगर था। सुब्बू का बेटा पूरा नाम था कोथामंगलम सुब्बू। ये बड़े क्रिएटिव थे और बॉस के बड़े पास एक तरीके से देखा जाए बच्चे थे, ही वाज सेकंड एट द जेमिनी स्टूडियो। ठीक है, जेमिनी स्टूडियो में बच्चे अगर वासन के बाद किसी को अगर पूछा जाता था तो वो यहाँ पर कोथामंगलम सुब्बू को ही पूछा जाता था। कोथामंगलम सुब्बू जो थे बच्चे वो एक तरीके के साइकोफैंट थे। अपना 100% उन्होंने जो था जेमिनी स्टूडियो के लिए बिल्कुल दे रखा था कि आई एम गोइंग टू डू द बेस्ट फॉर द जेमिनी स्टूडियोज। ठीक है, जब भी कोई बात होती है तो हमेशा नए नए आइडियाज़ को लेकर आते हैं, हमेशा नए नए आइडियाज़ के ऊपर ये बात करते। अशोका मित्रन का मानना ये भी था कि सुब्बू जस्ट बिकॉज कि वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे तो इसीलिए शायद उन्हें इतनी एडवांटेज मिली है। अब कहने को तो बच्चे हमारे ऑफिस बॉय भी सेम फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन वो बड़े गुस्से में थे कि मेरे सारे वोज, इग्नोमिनी और निग्लेक्ट का कारण सुब्बू है। सुब्बू की बेटा अगर बात की जाए तो अगर वो एक प्रोलिफिक फिल्म एक्टर, बहुत अच्छे एक्टर, लेकिन हमेशा सेकंड रोल्स करते थे। उनको कभी भी फर्स्ट रोल्स में इंटरेस्ट नहीं आया। उनको कभी मन नहीं किया कि बेटा वो मेन रोल्स को जो है प्ले करे। हमेशा सेकेंडरी रोल्स में ही वो खुश थे कि चलो भैया यही रोल प्ले करूँगा, इससे मैं खुश हूँ। साथ ही बच्चे वॉज अ गुड पर्सन एंड हार्ड, वो हमेशा हर एक की मदद करते थे। ठीक है, उनका वो हमेशा सबकी मदद करते थे। ही वॉज अ फिलांथ्रोपिस्ट, हमेशा सबके लिए काम करना। बहुत सारे लोग जो है बच्चे उनके घर के अंदर रहते थे। मतलब आप ये कह सकते हो बच्चे कि ही वॉज अ साइकोफैंट एज वेल, क्योंकि उन्होंने अपना 100% डेडिकेशन जो था बच्चे जेमिनी स्टूडियो के लिए दे रखा था। कहने को तो बच्चे ये तो जो थे तो बेटा स्टोरी डिपार्टमेंट के, लेकिन काम बच्चे ये पूरा का पूरा करते हैं, फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन एंड एवरीथिंग। साथ ही साथ बच्चे एक बात और याद रखना, ये एक बहुत ही
प्रोलिफिक राइटर भी थे और उन्होंने किताब लिखी थी थिलाना मोहन अम्बल, जिसमें बच्चे इन्होंने बहुत ही डीपली एज्ड कैरेक्टर्स बनाए थे जो एक नॉर्मल इंसान को पढ़ने में बहुत अच्छे लगेंगे, और इनको वो स्टोरी बनाने में बहुत मज़ा भी आया था। पानी पीने दो यार। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था बच्चे, वो बहुत ही डेफली एज कैरेक्टर्स बनाए थे। पर इतना अच्छा होने के बाद ये बच्चे ऑफिस बॉय को बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि यार ये आगे बढ़ गया और मैं आगे नहीं बढ़ा। अब अगर बात की जाए बच्चे अशोका मित्रन की इन द जेमिनाई स्टूडियो, तो बच्चे अशोका मित्रन का मेन काम था न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को कलेक्ट करना और उन्हें एक स्टोरी में लगाना और उनको हैंड से लिखना, ताकि बाद में उनको स्टोरीज़ के लिए आइडियाज़ के फॉर्म में यूज़ किया जा सके। लेकिन जितने भी लोग थे बच्चे जेमिनाई स्टूडियो के, उन लोगों को लगता था कि भैया ये काम का कोई फ़ायदा नहीं है, तो बहुत अनइम्पॉर्टेंट काम है। और ऑफिस बॉय जो है बच्चे अक्सर सुब्बू को खाली देखकर उनके पास आ जाया करते थे और उन्हें जो है सुब्बू के सक्सेस के बारे में बताते हुए अशोका मित्रन को परेशान करते थे। अब यहाँ पर बच्चे एक लॉयर के बारे में भी बात करी गई है इस चैप्टर के अंदर, जिसने वैसे तो ये बड़े सिंपल बड़े न्यूट्रल से मैन थे, ठीक है। वैसे तो ये थे स्टोरी डिपार्टमेंट में, एक लॉयर था स्टोरी डिपार्टमेंट में पोएट्स के बीच में, ठीक है। ये बिल्कुल ही अपनी यूनिफॉर्म पहनकर आते थे बच्चे, अपना कोट पैंट पहनकर आते थे। अब वैसे बच्चे इनको पोजीशन दी गई थी लीगल एडवाइज़र की, और एक बारी बच्चे इन्होंने एक टैलेंटेड एक्ट्रेस का करियर जो था खा गए थे, बर्बाद कर दिया था। हुआ क्या था बच्चे, टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, वो अपना किसी बात पे उसका आउटबर्स्ट आ रहा था, गुस्सा आ रहा था और चिल्ला रही थी। उन्होंने उसको रिकॉर्ड कर लिया और जब वो लड़की चुप करी तो उन्होंने उसको उसकी रिकॉर्डिंग सुनाई कि देख मैंने तो क्या रिकॉर्ड किया है। इस तरीके से बच्चे वो उस लड़की का करियर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़राब कर देते हैं। और याद रखना बेटा, जब जेमिनाई स्टूडियो का ये स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हुआ तो बेचारे हमारे लॉयर की जॉब भी चली गई। अब बच्चे यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है जब इधर एक ग्रुप आता है बच्चे जिसका नाम था MRA। ये MRA क्या है बच्चे, ये MRA है आपकी मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। ये मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी बेटा यहाँ पर आती है। ये बेसिकली जितने भी लोग थे बच्चे यहाँ पर जेमिनाई स्टूडियो के, ये सब लोग थे क्या थे, दे ऑल वर एवर्स टू कम्युनिज्म। ये जितने भी लोग थे बच्चे ना, ये सबके सब कम्युनिज्म के बहुत खिलाफ थे। तो होता क्या है बच्चे, एक बार ना यहाँ पर मॉरल रीआर्मामेंट आती है, आर्मी आती है 200 पीपल की, 200 लोगों की बच्चे। ये एक ग्रुप था जो यहाँ पर आकर 2 प्लेस परफॉर्म करते हैं। ये दोनों प्लेस बड़े ज़रूरी हैं। एक प्ले का नाम था बच्चे जोथम वैली, और बच्चे दूसरे प्ले का नाम था आप लोगों का फॉरगॉटन फैक्टर। अब बच्चे अगर बात की जाए इनके प्लेस की, तो इनके प्लेस इतने ज़्यादा इफेक्टिव थे कि इनका बच्चे एक सनराइज़ और सनसेट का सीन, ये जोथम वैली में से सनराइज़ और सनसेट का सीन बच्चे इतना इन्फ्लुएंशियल हो गया इन लोगों के लिए, इतना प्रभावशाली हो गया कि उन लोगों ने आगे आने वाले जितने भी तमिल प्लेस थे उसके अंदर ये सीन को दिखाया, जिसमें एक वाइट बैकग्राउंड है, उसके ऊपर येलो लाइट है, पीछे एक फ्लूट बज रही है और सनसेट और सनराइज़ दिखाया गया है। तो MRA की जो आर्मी थी बच्चे, इनके जाने के बाद जेमिनाई स्टूडियो के लोगों को पता लगता है कि ये लोग तो थे ना बच्चे, ये एंटी कम्युनिज्म मूवमेंट जो है वर्ल्ड वाइड चला रहे थे। एंटी कम्युनिज्म मूवमेंट जो है बच्चे वर्ल्ड वाइड जो चल रही थी, उसके दौरान या उसकी वजह से बच्चे ये लोग जो थे यहाँ पर आए हुए थे इस जगह पर। अब होता क्या है बच्चे, जब यहाँ पर ये लोग इस कारण यहाँ आए थे, अब हुआ क्या, तो इन्हें पता लगा कि हाँ चलो एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट हो रही है। कहानी आगे बढ़ती है बच्चे जब एक और मिस्टीरियस कैरेक्टर, एक इंग्लिश मैन की एंट्री यहाँ पर होती है। अब लोगों को समझ में ही ना आए बच्चे कि एक पोएट है, एडिटर है। पहले बोला गया कि एक एडिटर है भैया, लेकिन जो न्यूज़पेपर यहाँ पर आते हैं उनमें से तो किसी का एडिटर नहीं है। फिर किसी ने बोला कि ये पोएट है। लोग कहते हैं कि भैया हम तो तमिल लोग हैं, हमें तो वैसे भी पोइट्री नहीं आती, हम इनकी पोइट्री सुन के क्या करेंगे, हम तो वैसे भी नहीं जानते कि पोइट्री कौन बोलता है, क्या करता है। भैया पोइट्री से हमारे हाथ जुड़वा लो, हमें नहीं समझ में आती अंग्रेजी पोइट्री। लेकिन फिर भी बेटा ये आदमी यहाँ पर आता है, बड़ी तैयारियां वगैरह की जाती हैं इसके लिए। यहाँ पर जो इनके SS वासन है बच्चे, वो भी एक स्पीच देते हैं फ्रीडम और डेमोक्रेसी पे, बिकॉज उनको भी नहीं पता कि भैया मुझे क्या बोलना है। फाइनली बच्चे जब इस आदमी मिस्टीरियस मैन की बारी आती है बात करने की, तो जो इनका एक्सेंट था बेटा बात करने का, जिसकी वजह से लोग कभी समझ ही नहीं पाए कि आदमी बोल क्या रहा था। तो जितनी बच्चे डेज्ड ऑडियंस थी उतना ही डेज्ड स्पीकर था। ये बोलते हैं, लोग सुनते हैं और इनकी मीटिंग खत्म हो जाती है। ये एक मिस्ट्री बन के रह जाता है बच्चे कि आदमी यहाँ पर क्या करने आया था, कौन थे ये लोग, व्हाट वाज द वर्क हियर। ईयर्स लेटर बच्चे हमारे जेमिनाई स्टूडियो को छोड़ते हैं हमारे क्या नाम है, अशोका मित्रन। और उस समय बच्चे इनको स्टोरी लिखने का बड़ा शौक हुआ था। एक बार द हिंदू न्यूज़पेपर के बच्चे कॉलम में, याद रखना इनको द हिंदू न्यूज़पेपर ने ही बुलाया था यहाँ पर जेमिनाई स्टूडियो में भी।
तो कुछ सालों बाद बच्चे वो जेमिनाई स्टूडियो के जब वो जेमिनाई स्टूडियो में रहते हैं तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्टोरी लिखना शुरू करेंगे, और उन्होंने बच्चे दी हिंदू न्यूज़पेपर के एक दूसरे कॉलम में दी एनकाउंटर नाम के एक मैगजीन के लिए एक स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन का इश्तिहार पढ़ा, और उन्होंने डिसाइड किया कि पहले मैं ज़रा चेक तो कर लूँ कि मेरे को लंदन अपनी कॉपी भेजनी पड़ेगी तो पता लगे कि एनकाउंटर है क्या। तो जब बच्चे पब्लिक लाइब्रेरी जाते हैं और वहाँ पर दी एनकाउंटर नाम की वीकली मैगजीन उठाते हैं, तब बच्चे इन्हें पता लगता है कि जो एनकाउंटर वीकली मैगजीन है इसके एडिटर ये वही आदमी है बेटा जिसको ये अपने जेमिनाई स्टूडियो में मिले थे। और तब ऐसा हुआ, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बड़े खुश हो जाते हैं इनको देखकर कि चलो फाइनली ये तो मिस्ट्री सॉल्व हुई कि वो आदमी कौन था। और ये भी क्लियर हो गया बच्चे कि द हिंदू ने न्यूज़पेपर ने इनकाउंटर के ही राइटर को क्यों भेजा, बिकॉज द एनकाउंटर जो है बच्चे वो एक सब पार्ट था द हिंदू न्यूज़पेपर की पब्लिकेशन का। चलो ये तो पता लग गया कि ये आदमी कौन है। कुछ सालों बाद बच्चे ऑन द 50th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन किताबें जो थी बच्चे वो सस्ते में बिक रही थी, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अशोका मित्रन ऑलरेडी जेमिनाई स्टूडियो छोड़ चुके थे। सो एनीथिंग दैट सीम टू बी चीप ऑलवेज यूज्ड टू अट्रैक्ट हिज अटेंशन। तो वो जाते हैं बच्चे उस किताब को लेते हैं, और जब वो किताब को लेकर खोलते हैं, उस किताब का नाम था बच्चे द गॉड दैट फेल्ड, जिसमें बच्चे कुछ 5 प्रोमिनेंट राइटर्स के बारे में बात करी गई थी, जिनमें से एक लुइस फिशर थे जिनका नाम मुझे अच्छे से याद है, और बच्चे एक राइटर थे आप लोगों के स्टीफन स्पेंडर। ये स्टीफन स्पेंडर बच्चे वही राइटर थे जिन्होंने जो दी एनकाउंटर न्यूज़पेपर के बच्चे एडिटर थे, और ये वही आदमी थे जो वहां पर आए थे। और वो गॉड दैट फेल्ड जो किताब थी बच्चे उसके अंदर उन्होंने बात करी थी कम्युनिज्म के बारे में, कि कैसे वो कम्युनिज्म को उनमें गए और कैसे वो कम्युनिज्म से बाहर आए, हाउ ही एग्जिटेड द एंटायर थ्योरी एंड द लॉजिक ऑफ कम्युनिज्म, उनका कैसे माइंडसेट चेंज हुआ। और तब जाकर बच्चे अशोका मित्रन को समझ आया कि हाउ एवरीथिंग प्लेज इनटू द हैंड्स ऑफ द बिग बॉसेस, कि कैसे एंटी कम्युनिज्म मूवमेंट के लिए ऐसा स्टीफन स्पेंडर जैसा एक आदमी जिसने किताब में क्लियर लिखा हुआ है कि वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट है, उनको जेमिनाई स्टूडियो में बुलाया गया था। और यहाँ पर आकर बेटा आपका पोएट्स एंड पैनकेक्स भी खत्म हो जाता है। ठीक है, पोएट्स एंड पैनकेक्स के बाद बच्चे अगला जो चैप्टर है उसका नाम है बच्चों तो इंटरव्यू। ये जो चैप्टर है बच्चे, ये चैप्टर लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने, पेंगुइन बुक्स ऑफ इंटरव्यू करके इनकी किताब है। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में है बच्चे। पहले पार्ट में आपको अलग अलग राइटर्स, नॉट एक्टर्स, नॉट सेलिब्रिटीज, बट राइटर्स एंड ऑथर्स का व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा कि उनके हिसाब से बच्चे इंटरव्यू क्या है। पहला जो है बच्चे, इंटरव्यू की बात अगर की जाए तो इंटरव्यू का एक बहुत ही कॉमन प्लेस है हमारे जर्नलिज्म में। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो द बेस्ट थिंग टू नो अबाउट एनीथिंग इज टू व्यू एन इंटरव्यू ऑफ द अदर पर्सन। यहाँ पर बच्चे अगर बात की जाए ओपिनियंस की ऑन द फंक्शंस एंड मेथड्स एंड मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू, ये कंसिडरेबली वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आइडिया टू आइडिया, लॉजिक टू लॉजिक। लेकिन कुछ क्लेम्स कि कुछ लोग कहते हैं कि भैया इंटरव्यू जो है ना, इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, द सोर्स ऑफ ट्रूथ। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो जाओ उसका इंटरव्यू लो, आपको उसके बारे में सब कुछ सुनने को मिल जाएगा कि वो इंसान कैसा है, बिकॉज जैसे वो बात करेगा इट इज गोइंग टू गिव यू अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज देयर कैरेक्टर एंड हाउ दे आर, एंड इट्स प्रैक्टिस इज एन आर्ट, बिकॉज आपको आंसर्स अगर एक्सट्रैक्ट करने हैं किसी से, कुछ जवाब निकलवाना है बेटा किसी से, तो वो एक आर्ट है, वो एक कला है। अब कई लोग जो है बच्चे इंटरव्यू को डिस्पाइज करते हैं, कई लोग जो है वो इंटरव्यू को हेट करते हैं, बिकॉज उनका मानना ये है बच्चे कि इंटरव्यू जो है वो एक अनवारंटेड इंट्रूजन है, वो एक अनवांटेड, ठीक है, ये ऐसी प्रॉब्लम है जो हम चाहते नहीं है हमारे जीवन में हो, लेकिन फिर भी होती है। और जब हमसे कुछ ऐसे एक्सप्लॉइटिंग सवाल पूछे जाते हैं जो हमारे करियर पे बहुत डेट्रीमेंटल हो सकते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी को भी डिमिनिश करता है, वो हमारे करियर को भी खराब करता है, और एज अ पर्सन भी हमें बहुत डिस्टर्ब करता है। साथ ही साथ बच्चे सेकंड कैरेक्टर है वीएस नाइपॉल। वीएस नाइपॉल बच्चे वो कहते हैं कि कई लोग जो है ना बच्चे, दे आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज। कई लोग जो है बच्चे इंटरव्यूज के दौरान उनको ऐसे पर्सनल सवाल पूछ लिए जाते हैं, ऐसे उनके दुखती रगों पर हाथ रख दिया जाता है बच्चे कि दोज इंटरव्यू क्वेश्चंस एक्चुअली वुंड देम, वो उन्हें जीवन भर के लिए जख्मी कर देते हैं, एंड दे एक्चुअली लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ, बिकॉज ऑब्वियसली आप अपने वीकेस्ट साइड, आप अपने लोएस्ट साइड बच्चे अगर पब्लिकली इंटरव्यू पे दिखा देते हो गुस्से में आकर या रो कर, जो आपको नहीं करना होता है पब्लिकली, तो इट एक्चुअली गोइंग टू लीव अ रिग्रेट इन योर माइंड फॉर एवर कि मैंने ऐसा उनके सामने क्यों किया। ल्यूइस कैरल जिन्होंने बच्चे लिखी है आप लोगों की द जंगल बुक, वो बोलते हैं बच्चे शी नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड। वो कहते हैं मैंने तो कभी इंटरव्यू के लिए हाँ ही नहीं किया, और मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि जीवन में कभी मेरे जो है ल्यूइस कैरल, एलिस इन द वंडरलैंड बच्चे, वेरी सॉरी, ल्यूइस कैरल, एलिस इन द वंडरलैंड। और वो कहते हैं इट इज जस्ट द हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। इसे जो बंदा मेरा इंटरव्यू लेने आएगा उसके लिए तो वो एक परेशानी ही होगी कि भैया तुम मेरा इंटरव्यू लेने आए हो, बिकॉज इसे मैं बताता हूँ कि इंटरव्यू होता कैसे है। ही सेज बिकॉज आई हेट इंटरव्यूज, मुझे इंटरव्यूज बिल्कुल पसंद ही नहीं है।
फिर बात की जाती है बच्चे रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक वाले। वो कहते हैं कि जब अपनी वाइफ के साथ घूमने गए थे, वो बताते हैं कि भाई बड़ा इमोरल है यार, इंटरव्यू में अपना फैमिली टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, आ गए पैप्स मेरे पास कि सर बताइए कैसा लग रहा है। ही सेज ये क्राइम है, ठीक है। वो कहते हैं मेरे लिए ये क्राइम है कि आप ऐसे ही किसी की आप जगह को आप किसी घर के अंदर घुसते हो क्या किसी के परमिशन के बिना, लेकिन आप किसी के पर्सनल स्पेस में आ जाते हो उसको बोलने के लिए, उससे बात करने के लिए, तो इसी से क्राइम है। अगर आप किसी के घर में जाने को ट्रेसपासिंग कह सकते हो, तो वो कहते हैं ये मेरे लिए क्राइम है कि कोई इंसान आ रहा है और मुझसे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, मेरे वर्क के बारे में आकर मुझसे सवाल पूछ रहा है। ही सेज और जितना ये मेरे ऊपर एक असॉल्ट है, और वो कहते हैं इसके लिए लोगों को पनिश किया जाना चाहिए। इफ आई डोंट वांट टू बी इंटरव्यूड देन प्लीज डोंट कम एंड आस्क मी सवाल। H.G. वेल्स वो कहते हैं कि भैया ये एक ऑर्डील है, ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ऑल्दो बच्चे इन्होंने खुद बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, इनफैक्ट जोसेफ स्टालिन का भी इंटरव्यू इन्होंने लिया है, लेकिन H.G. वेल्स कहते हैं कि भैया ये एक ऑर्डील है, मतलब मुझे खुद ही नहीं समझ में आता मैं क्या जवाब दूँ, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, बिकॉज बेटा वन रॉन्ग मूव, वन रॉन्ग थिंग एंड योर करियर बूम खत्म, है ना। अब आता है बच्चे सॉल बेलो। सॉल बेलो कहते हैं कि भैया मेरे लिए ना इंटरव्यू इज लाइक विंड थंबप्रिंट्स ऑन द विंड पाइप। वो कहते हैं मतलब मेरे ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर है कि मतलब मेरे सर के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है कि मैंने कुछ गलत बोला एंड दैट प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज एंड आई एम गोइंग टू डाई। ही सेज वही हाल होगा एंड ही सेज दैट इज समथिंग आई डोंट वांट टू हैपन विद मी। अब वो कहते हैं इतने ड्रॉबैक्स होने के बाद भी बच्चे बात यही करी गई है कि इंटरव्यू एक सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम है कम्युनिकेशन का, बात करने का। इंटरव्यूज जो है बच्चे वो सबसे विविड इंप्रेशन है हमारे कंटेम्प्रेरीज का। अगर आपको किसी भी लीडर के बारे में, सेलिब्रिटी के बारे में कुछ भी जानना है, गो लिसन अ पॉडकास्ट अबाउट देम, गो लिसन अ स्पीच अबाउट देम एंड विल गेट टू नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन दे आर, ठीक है। तो आज के टाइम में भी बच्चे इंटरव्यूअर जो है वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड पावर और इन्फ्लुएंस रखता है कि जैसे सवाल वो करेगा वैसे टाइप के जवाब बच्चे वो अपने सामने वाले से निकलवा सकता है। तो अगला जो टॉपिक बच्चे, अगला जो पार्ट है इसका पार्ट 2, वो एक इंटरव्यू है बच्चे अम्बर्टो इको नाम के एक राइटर का मुकुंद पद्मनाभन से, जो बच्चे द हिंदू न्यूज़पेपर के ही जो है आप कह सकते हैं कि राइटर हैं। उन राइटर के एडिटर है बच्चे, एडिटर भी नहीं, इंटरव्यूअर हैं। उन्होंने आकर बच्चे बात करी अम्बर्टो इको से। अम्बर्टो इको जो थे बच्चे वो एक बहुत ही फॉर्मिडेबल रेपुटेशन वाले एक प्रोफेसर रह चुके हैं एंड अ स्कॉलर फॉर हिज आइडिया ऑन सिमोइटिक्स, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मिडिवल एस्थेटिक्स, बिफोर बच्चे की वो राइटिंग लिटरेरी फिक्शन में घुसे। अब उनको जो इंटेलेक्चुअल सुपर स्टारडम मिला है बच्चे, उनको जो तारीफ़ें मिली हैं, उनको जो आप कह सकते हो फेम मिला है, वो उनकी किताब द नेम ऑफ रोज़ के बारे में मिला है। तो यहाँ पर बच्चे हमारे जो राइटर हैं मुकुंद पद्मनाभन बड़े ही सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति हैं। वो इनसे सवाल पूछते हैं कि आप बताइए सर कि आपने इस तरीके के इंटरव्यूज़ जो दिए हैं, आपने इस तरीके का जो काम किया है, ये काम आपने कैसे कर लिया, मतलब आप इतने सेपरेट अलग अलग आइडियाज़ कैसे सोच पाते हैं। जिस बात पे बच्चे अम्बर्टो इको शेयर करते हैं कि देखो मेरे लिए एवरीथिंग इज जस्ट द सेम, ठीक है। ही सेज एवरीथिंग इज सेम। ही सेज मैं तो देखो भैया सब कुछ सेम लिखता हूँ। ही सेज भले ही मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, बच्चों की कहानी लिख रहा हूँ या कुछ भी लिख रहा हूँ, ही सेज मेरे कुछ बेसिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, वो जस्टिस हो गया, ठीक है, इक्वालिटी हो गया, मोरालिटी हो गया। ही सेज आप मेरी कोई भी राइटिंग उठाकर देख लो, आपको हमेशा उसमें सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे। तो ही सेज मे बी वो आप लोगों के लिए अलग हो सकता है कि मैंने कुछ सेपरेट काम किया है, मैंने कुछ अलग काम किया है। ही सेज बट फॉर मी एवरीथिंग इज जस्ट द सेम, मेरे लिए सब कुछ बराबर है, आई डू एवरीथिंग इन द सेम मैनर। तो मुकुंद पद्मनाभन उनसे ये भी पूछते हैं कि सर कि आपके दिमाग में इतने आइडियाज़ आते कहाँ से हैं। तो वो बताते हैं कि देखो मेरे पास ना एम्प्टी स्पेसेस हैं। ही सेज सबके जीवन में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। ही सेज अगर आप जीवन में से एम्प्टी स्पेसेस निकाल दो तो ही सेज हमारा वर्ल्ड इतना रह जाएगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमारे जीवन के जो ये खाली स्पेसेस होते हैं, ही सेज मैं इनको यूटिलाइज करता हूँ। ही सेज ये हमारे लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं इन एन एटम विच ही कॉल्स इंटरस्टाइस, जिन्हें वो इंटरस्टाइसेस का नाम देते हैं। ही सेज फॉर एग्जाम्पल आप मेरे घर आ रहे हैं, आप एलिवेटर में हैं और आप कह रहे हैं कि मैं घर जाऊँगा, मैं उस समय कुछ नहीं सोच रहा होता, ठीक है। ही सेज लेकिन मेरी अगर आप बात करें तो मैं उसी समय पर अपने दिमाग में आइडियाज़ जो है वो सोच रहा होता हूँ। मैं उन्हीं एम्प्टी स्पेसेस का काम यूज़ करता हूँ काम करने के लिए, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट द मोस्ट फ्रूटफुल आउटकम। अब उनसे ये भी पूछा गया कि आपका जो राइटिंग स्टाइल है, अगर आप बात करें अपने एसेज की, अगर आप बात करें अपने एकेडमिक काम की, एकेडमिक काम अक्सर काफ़ी मोनोटोनस, बोरिंग, काफ़ी डल होता है। इसी लेकिन सर जो आपने काम किया हुआ है वो बिल्कुल भी मोनोटोनस नहीं है, वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, रादर वो काम जो है वो बहुत ही नरेटिव टोन के अंदर है। ऐसा कैसे? तो अम्बर्टो इको बताते हैं कि मेरे ना एक प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला कि देखो मेरे उस प्रोफेसर ने मुझे, जब मैंने अपनी थीसिस सबमिट करी थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा राइटिंग स्टाइल जो है वो बहुत डिफरेंट है, और उन्होंने बोला कि मेरे
मेरे राइटिंग स्टाइल में जो नरेटिव अप्रोच है वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई, और इसीलिए मैंने अपनी जो राइटिंग है उसको मैंने बहुत ही नरेटिव टोन में रखा है, जिसके अंदर मैंने अपने एरर्स जो है वो भी बताए हैं, ताकि सामने वाले को उस चीज़ को पढ़ने में मज़ा आए, वो बोरिंग ना हो जाए। ठीक है। अब जब उनसे पूछा गया कि सर आपकी नेम ऑफ रोज इतनी फेमस हो गई, तो आप अपने आप को क्या मानते हैं, मतलब व्हाट आर यू अ प्रोफेसर और आर यू अ नॉवल राइटर? तो इसे देखो, आज भी अगर तुम मेरे से बात करोगे तो इसे आई एम अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट नॉवेल्स ओनली ऑन संडेज। तो इसे अगर आज भी मुझसे पूछा जाए तो डेफिनेटली मैं एज अ प्रोफेसर ही अपने आप को जानना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं नॉवल एक्चुअली संडेज को ही लिखता हूँ। इसे मतलब ये जो नॉवेल्स है ना, ये मेरे वो नरेटिव स्टाइल के एक जो इच्छा है ना, बस उसको सेटिस्फाई करती है, दैट्स इट। अब वो यहाँ पर कहते हैं कि सर अब आप एक बात बताइए, आई बिलीव कि आपकी ये जो नॉवल है ये बहुत फेमस है, और ये इतनी फेमस क्यों है, वाई डू यू थिंक इट बिकेम सो फेमस? इस पॉइंट पर अम्बर्टो को वापस से कहानी सुनाकर बोलते हैं कि तुम जानते हो, ही सेज, मतलब वो कहते हैं मैं एक चाइनीज़ वाइज मैन जैसे बहुत कहानियाँ सुनाता हूँ, तो इस सेज कहानी की बात ये है कि पानी पी लेती हूँ पहले। तो वो कहते हैं कि बात कुछ ऐसी है, ही सेज कि मेरी जो पब्लिकेशन की जो हेड होती है वो कहते हैं उन्होंने मुझे से 3,000 कॉपीज़ का एडवांस दिया था, ये बोलकर कि आपकी ये नॉवल जो है ना शायद इतनी बिकेगी नहीं। ही सेज आज यूएसए में मैं इतनी ज़्यादा कॉपीज़ बेच चुका हूँ जिसकी कहने की कोई हद नहीं। ठीक है, तो ही सेज कि व्हाट केम एज सक्सेस ऑफ माई नॉवल, आई डोंट नो। ही सेज हो सकता है कि मेरे नॉवल के जो टॉपिक्स है वो मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, मिडिवल हिस्ट्री लोग पढ़ रहे हैं। ही सेज बिकॉज हम लोग ना लोगों को ट्रैश देते हैं पढ़ने के लिए, लोगों को वही क्लीशे कहानी, वही ग्रे कैरेक्टर्स, वही सब पढ़ना पसंद है कि भैया वो ग्रम्पी सनशाइन हो गया, ऐसा वो प्यार हो गया लोगों को। ही सेज नहीं, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें वो ट्रैश पढ़ना नहीं पसंद, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ चाहिए इंटरेस्टिंग पढ़ने के लिए, और जस्ट टू सैटिस्फाई द क्रेविंग्स ऑफ सच पीपल हु वांट टू रीड समथिंग डिफिकल्ट आई हैव मेड दिस नॉवल। ही सेज, और इस नॉवल का सक्सेस, ही सेज, ये मेरे लिए भी मिस्ट्री है। ही सेज आई डोंट नो, अगर ये नॉवल आज से 10 साल पहले पब्लिश होती, 10 साल बाद पब्लिश होती, तो आई डोंट नो कि ये नॉवल इतनी सक्सेसफुल होती या नहीं होती। ही सेज इसकी नॉवल का सक्सेस मेरे लिए भी एक मिस्ट्री है कि ये नॉवल कैसे सक्सेसफुल हो गई, बट ही सेज आई एम वेरी ग्रेटफुल कि एटलीस्ट माई नॉवल हैज़ बीन सक्सेसफुल। यहाँ पर आकर बच्चे हम लोगों का ये जो सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर है ये भी खत्म हो जाता है। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज गोइंग प्लेसेस, एंड आई बिलीव इन नेक्स्ट 5 to 7 minutes we will be done with this chapter as well। बच्चे ये जो चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, इट इज़ रिटन बाय ए जे क्रॉनिन, और इस चैप्टर के अंदर बच्चे हम लोग बात करने वाले हैं एक लड़की के बारे में जिसका नाम है बच्चे सोफ़ी। सोफ़ी जो है बच्चे वो बिल्कुल ही अपने मेक बिलीव वर्ल्ड में रहती है, उसकी एक फ्रेंड है जानसी जो थोड़ी समझदार है, उसको सही बातें सिखाती है। अब सोफ़ी जो है बच्चे, क्योंकि शी इज़ अ टीनेज एंड शी इज़ जस्ट गोइंग टू एग्जिट अ स्कूल, अभी अगले साल बड़ी हो जाएगी, वो फेयरवेल वगैरह होगी, तो टीनेज है अभी भी, तो वो बेटा अपने मनगढ़ंत दुनिया में रहती है, अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचती है, मेक बिलीव वर्ल्ड में रहती है, और अपने भाई जिसका नाम था बच्चे जियोफ, हाँ जियोफ, अपने भाई जियोफ की जो है बच्चे अटेंशन लेने के लिए वो ऐसी कहानियाँ बनाती है कि वो डैनी कैसी नाम के एक बहुत बड़े आयरिश प्रोडिजी एक फुटबॉल प्लेयर से मिली है, इनफैक्ट उसे मिलने के बात करती है और चली भी जाती है, या मतलब इतना उसका डिलुलू में जी रही थी वो कि वो एक्चुअली उसको मिलने भी चली जाती है, बट ऑब्वियसली डैनी कैसी वहाँ आने वाला नहीं था। तो जस्ट टू गेन द अटेंशन ऑफ अ ब्रदर बच्चे, दिस गर्ल हैड गॉन टू ग्रेट हाइट्स। अब पढ़ते हैं चैप्टर में क्या होता है। तो बच्चे सोफी एंड जानसी जो है ये दो टीनेजर्स थी, ये दोनों स्कूल से वापस आ रही थी। ये दोनों जो थी बच्चे दे बोथ हैड टू वर्क। ये दोनों जो है बच्चे इन्हें काम करना था आगे जाकर एक बिस्किट फैक्ट्री में जब इनका स्कूल खत्म होगा। सोफी जो थी बच्चे क्योंकि वो स्कूल से आ रही थी तो वो अपनी खुद की इमेजिनेशन में खोई हुई थी कि मैं एक बुटीक खोलूँगी, मैं फेमस हो जाऊँगी जैसे मैरी क्वेंट हुई थी। अगर मैं ये नहीं बनी तो मैं फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँगी, मैं एक्ट्रेस बन जाऊँगी, मैं जो हूँ किसी जगह पर जो है मैनेजरियल जॉब कर लूँगी। अब उसकी दोस्त जो थी जानसी, उसे पता है कि भैया इतने बड़े बड़े ड्रीम्स जो है ना उसके लिए पैसा चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं, कि काम करूँगी, मैं एक्ट्रेस बन जाऊँगी, एक्ट्रेस बन के तो मेरे पास बहुत पैसा आएगा और फिर उस पैसे से मैं साइड बिजनेस में एक बुटीक खोल लूँगी। वो इस तरीके की जो है बातें कर रही थी, लेकिन जानसी जो है उसे पता था कि दे बोथ वर ईयर मार्क्ड फॉर बिस्किट फैक्ट्री और स्कूल खत्म होने के बाद उन्हें बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है। जिस समय बच्चे सोफी घर घुसी उस समय वो पैसों की बातें कर रही थी कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं ये करूँगी वो करूँगी। उतने में सोफी के पापा जो बेटा बड़े रियलिस्टिक थे, बड़े रियलिस्ट थे, उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे पास पैसा होगा ना तो तुम हमारा घर में बनवा कर दोगी, ओके थैंक यू बाय।
अब जब सोफी बेटा घर में घुसी तो अपने घर को देखकर उसके बड़े सपने जो हैं चकनाचूर हो गए, बिकॉज सोफी का घर जो था बच्चे वो एक छोटा सा घर था और वो उस घर में अपने आप को बहुत ही से चोक्ड महसूस करती थी, क्योंकि वैसे भी बच्चे वहाँ पर घर में खाना बन रहा था, पूरे घर में स्टीम हो रखी थी, घर बड़ा गंदा हो रहा था, कपड़े फैले हुए थे बच्चे एक कोने के अंदर, एक जगह पे गंदे बर्तन पड़े हुए थे। और इस पॉइंट पे उसके पापा जो थे बच्चे वो खाना खा रहे थे और उसकी मम्मी जो है वो बर्तन धोने में बिजी थी। अब होता क्या है बच्चे, यहाँ पर जो उसका भाई था डेरेक नाम का, वो इसके पापा को जो है गैसलाइट करता है ये बोलकर कि पापा इसको लगता है पैसा ना पेड़ पे उगता है। छोटा भाई लेकिन बड़ी बहन की बेइज्जती करने में कोई ना काम नहीं छोड़ता। अब अपनी मम्मी की ये कंडीशन देखकर सोफी का ना मन खराब हो गया कि यार ये मेरा कैसा सा घर है, और वो अपने बड़े भाई जियोफ को मिलने चली जाती है। उसका बड़ा भाई जियोफ जो था बच्चे से स्कूल छोड़े हुए थोड़ा समय हो गया था और वो एक ट्रेनी मैकेनिक था और वो सिटी के फार कॉर्नर पर जाकर काम किया करता था। ठीक है, सिटी के दूसरे कॉर्नर पर उसके भाई का काम था और इस समय उसका भाई जो है वो कोई मोटरसाइकिल के पार्ट को रिपेयर कर रहा था। जियोफ जो था बच्चे वो बहुत ही इंट्रोवर्ट था, बहुत ज़्यादा किसी से बातें नहीं करता था, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को भी नहीं पता था, जिसकी वजह से बच्चे सोफ़ी जो थी उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचती थी और उसको उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट था और वो चाहती थी कि वो अपने भाई के पर्सनल लाइफ का एक हिस्सा भी बने। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी ईजी टू डू, ये इतना कोई आसान काम नहीं है कि वो अपने भाई के पर्सनल लाइफ का जो है हिस्सा भी बन सके, वो नहीं हो सकता था। बट सोफ़ी का मानना यही था, सोफ़ी का मन यही था कि वो अपने भाई की पर्सनल लाइफ में जो है इंटरफेयर कर सके। तो उसको लगता था कि उसका भाई जो है वो ऐसे ऐसे लोगों से मिलता है जिससे सोफ़ी का मिलने का भी मन है, लेकिन सोफ़ी मिल तो पा नहीं रही। तो एक दिन सोफ़ी ने क्या किया, अपने भाई की अटेंशन गेन करने के लिए वो जाकर अपने भाई को एक सीक्रेट बता दी कि भाई आज ना मैं डैनी कैसी से मिली, बिकॉज सीक्रेट इज अ वे जिससे आप सामने वाले की अटेंशन गेन कर सकते हो। वो फेमस फुटबॉल प्लेयर एक आर्केड में रॉयस में उसका भाई जो है वो कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई, और वो जाकर ये बात उसके पापा को बता देता है। तो उसके पापा भी कहते हैं बेटा सोफी तुम कोई ऐसे ख्याल मत बनाया करो जिससे तुम पागल हो जाओ, बिकॉज ये सब चीज़ें तुम्हारे जो ख्याल है ये ना हो कि तुम्हें किसी बड़ी परेशानी में ले आए। अब लेकिन वो नहीं कहती कि नहीं नहीं मैं सच बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, डैनी कैसी एक शॉप भी खोलने वाला है। लेकिन ना पापा ने ना जियोफ ने किसी ने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। अब सोफ़ी को लगा कि यार मेरा प्लान तो फेल हो गया। अब सोफ़ी ने अपने प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए थोड़ी देर बाद वो जियोफ के पास जाती है और उसे बोलती है कि जियोफ पता है मैं डैनी कैसी के साथ एक डेट पे जाने वाली हूँ, क्योंकि वो कहती है कि मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा लेकिन ना तो उसके पास पेन था ना मेरे पास पेपर, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो कुछ नहीं होता, हम थोड़े टाइम बाद मिल लेंगे और उसके बाद जो है मैं पेपर आपको दे दूंगी। चलो हो गई बात भैया, वेरी गुड, मजा आ गया है तो सुनकर हमें। अब उसके भाई ने इस बात में बिलीव नहीं करा और उसे बोला कि डैनी कैसी और तू, डैनी कैसी के पास बहुत लड़कियां हैं, ही डजंट वांट यू एंड यू नो स्टॉप बिलीविंग इन ऑल दोज थिंग्स दैट यू आर थिंकिंग ऑफ। तो लेकिन उसका भाई जो है उसकी बातें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। सैटरडे को बच्चे सोफ़ी और उसकी फैमिली जो है वो फुटबॉल मैच देखने जाते हैं, बिकॉज पूरा का पूरा खानदान जो था बच्चे फुटबॉल का फैन था। इस पॉइंट ऑफ टाइम में बच्चे सोफ़ी पहली बार डैनी कैसी को बहुत पास से देखती है, उसके चेहरे के फ्रेकल्स देखती है, उसके दांत देखती है, उसकी आइज़ देखती है, उसकी स्माइल देखती है, उसकी एक्सपीरियंस, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसको नोट करती है पहली बार। अभी उसने सिर्फ ये झूठ बोला था कि वो डैनी कैसी को मिली थी, अभी उसने उसकी शक्ल के बारे में कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन घर में नहीं दी थी। अब उनकी फेवरेट टीम जो है बच्चे वो जीत जाती है, बिकॉज डैनी कैसी ने गोल किया था और सब जो थे डैनी कैसी के ऊपर बहुत खुश थे और सोफ़ी ऐसे खुश हो रही जैसे उसके घर जमाई, जैसे उसके पति ने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया और जो उसके पापा है वो अपने जवाई पे बड़ा खुश हो रहे हैं। सोफ़ी बच्चे जब घर आ रही होती है अपने भाई के साथ तो वो सोच रही होती है कि यार मैं यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी एंड ऑल दैट स्टफ, और उसी टाइम पे बच्चे से जानसी मिलती है जो उससे पूछती है कि तुम डैनी कैसे से मिल के आई हो। एंड यहाँ पर सोफ़ी इतना शॉक हो जाती है कि अरे भाई यार मेरे भाई ने इसको ये भी बता दिया, जहाँ पर वो कहती है कि भैया ये तो एक जियोफ थिंग थी एंड नॉट अ जानसी थिंग। जहाँ पर वो कहते हैं कि भैया तो एक जियोफ थिंग थी, जानसी थिंग नहीं थी, बिकॉज उसके हिसाब से बच्चे जानसी जो थी, जो उसकी फ्रेंड है, वो एक गॉसिप मॉन्गर है। उसके हिसाब से जानसी क्या है, वो एक गॉसिप मॉन्गर है, वो एक चुगलखोर लड़की है। वो अभी आज इसको पता लगेगा कि वो उससे मिली है तो कल जाकर वो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देगी, और डैनी कैसी के साथ ऐसा कुछ था नहीं उसका, तो वो बताना नहीं चाहती थी उसे। तो सोफ़ी जो है वो अपने भाई पे गुस्सा हो जाती है कि उसने उसका सीक्रेट बताया, लेकिन सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है कि हाँ वो मुझे मिला था, और वो कहती है कि जानसी प्लीज़ तुम किसी को मत बताना, मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाएं, मुझे डर लगता है कि मेरे पापा मुझे बहुत डांटेंगे। जानसी कहती है तेरे पापा तुझे डांटेंगे, मुझे डर है वो तुझे मार वार ना दे। तो कहती है हाँ प्लीज़ ना किसी को मत बताइए कि मैं डैनी कैसी से मिली थी। एंड शी फेल्ट रिलीव्ड कि चलो थैंक गॉड अभी उसे उसकी आने वाली डेट के बारे में नहीं पता।
होता क्या है बच्चे, वो जाती है और एक सीक्रेट जगह पर बैठ जाती है कैनाल के पास वेट करने के लिए कि उसका डैनी कैसी आएगा आएगा आएगा। बड़ी देर तक वेट करती है, इमेजिन करती है कि डैनी कैसी आएगा, उसकी आंखों में देखेगी, लेकिन डैनी कैसी नहीं आता। उसे पता है कि ये सिर्फ उसका एक इमेजिनेशन है, लेकिन वो उसके प्यार में इतना पागल थी कि वो इस चीज़ से बाहर ही नहीं आना चाहती थी। धीरे धीरे जब अंधेरा होने लगा और उसको रियलाइज़ हुआ कि डैनी कैसे तो नहीं आएगा, सोफ़ी उठती है, अपने घर जाती है। बाद में बेटा जब वो वापस आ रही थी अपने घर पे बड़े दुख के साथ, लेकिन वो अपने भाई को नहीं बताना चाहती थी कि आज वो डैनी कैसे से नहीं मिली है, तो वापस से बच्चे वो रॉयस बुटीक के बाहर जाती है और वहाँ पर वापस से वो इमेजिन करने लगती है कि डैनी कैसी आ गया, देखो वो आ गया, और ऐसे आकर बोलती है कि हेलो डैनी कैसी, तुम कैसे हो। और इस बार वो डैनी कैसी के उन्हीं फेशियल एक्सप्रेशंस को याद कर रही थी जो फेशियल एक्सप्रेशंस बच्चे उसने फुटबॉल मैच के दौरान देखे थे कि ये नीली नीली आंखें तुरूरू है ना, और ये दांतों में था गैप तुरूरू, ठीक है, उसके यहाँ वाले फ्रेकल्स तुरूरू है ना, ये गोरे गोरे गाल। उसको देखकर वो बड़ा खुश हो गई कि यार डैनी कैसी मुझे देखने को मिल गया है। वही सेम शक्ल बेटा वो डैनी कैसी की इमेजिन कर रही थी, वही शक्ल जो उसने देखी थी जब वो उसके पास से गोल की, क्योंकि वो फ्रंट की सीट पर बैठी थी, जब उसके गोल के पास से वो होकर गुजरा था, तो डैनी कैसी के जो एक्सप्रेशंस थे वो सोफ़ी को याद रह गए थे और अब सोफ़ी इसी दुनिया में अपने जी रही थी। तो बच्चे इफ क्या कहते हैं, हाँ, इफ ड्रीम्स वर हॉर्सेस देन बेगर्स वुड बी राइडर्स। बच्चे अगर सपने जो है हमारे तबड़क तबड़क घोड़े होते तो बच्चे हमारे बेगर्स भी राइडर्स होते। यही हमारे सोफ़ी की कहानी थी। और यहाँ पर आकर बच्चों विद इन 1 hour 8 minutes हम लोगों ने हमारे सारे के सारे चैप्टर्स ऑफ द बुक फ्लेमिंगो ख़त्म कर लिए हैं। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ इट। मैं मिलूंगी बच्चों आप लोगों को आपके अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय एवरीवन।